नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 4 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश, इन तीनों के जो भी सवाल पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आज मुझे यहाँ पे 21 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 21 का 21 मैंने आपको बताया है। ऐसा एक भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि आपने नहीं बताया था। ये भी नहीं कि 2 साल पहले बताया। हाल फिलहाल में जो प्रैक्टिस सेट चल रही है 57 सीरीज की, उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बताया जो मुझे प्राप्त हुए हैं, तो जो अंडरस्टूड है, ये बच्चे गलत नहीं करेंगे कि इस बार के जो वर्ल्ड कप है आईसीसी वाला, उससे संबंधित एक प्रश्न आया है। बाद बाकी सभी प्रश्न जो है हमने बताया था। आज सभी बच्चे एक एक बच्चे कमेंट करेंगे, खास करके पीडीएफ बायर जरूर कमेंट करेंगे भाई कि हाँ ना, जिन्होंने कभी एग्जाम दिया है कि हाँ भाई पीडीएफ से क्वेश्चन आए हैं, ताकि थोड़ी सी क्रेडिट मिल जाए तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है भाई, पहला जो एक प्रश्न पूछा गया, अच्छा ये सब क्वेश्चन जो है कौन दिए हैं, तो क्वेश्चन दिए हैं कोमल मिश्रा, सुधाकर कुमार, रविंदर यादव, एक अपना नाम एक के बताए हैं, इनके अलावा कुमार कौशल। तो ये 5 आदमी जो पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो है प्रश्न भेजे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। मैंने आपको कालिदास सम्मान, इसके अलावा तानसेन सम्मान, इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये तीनों के तीनों सम्मान जो है एमपी के सरकार देते हैं। कौन देते हैं? एमपी के सरकार, यानी मध्य प्रदेश की सरकार देते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई, ये कौन थी भाई अमृता देवी बिश्नोई? तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए काम किया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए काम किया था। आपको याद होगा कि राजस्थान में जो खेजड़ी के वृक्ष बहुत पाई जाती है, तो इसी खेजड़ी के वृक्ष जो है कटवाने के लिए जो है ना, ये सभी मतलब काटने के लिए तैयार हुए, तो इनको जो है रोकने का काम अमृता देवी बिश्नोई के प्रयास से किया गया था। तो राजस्थान में चिपको आंदोलन के जैसा एक आंदोलन हो गया। ठीक है, जो अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है भाई, चिपको आंदोलन जो ओरिजिनल वाला हुआ था, ये आपका उत्तराखंड में हुआ था, सुंदर लाल बहुगुणा और गौरा देवी के संरक्षण में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, सुंदर लाल बहुगुणा एसएलबी और गौरा देवी। तो ये चिपको आंदोलन ओरिजिनल वाला, चिपको आंदोलन के जैसा ही राजस्थान में हुआ। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई, है ना। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कौन देते हैं? एमपी की सरकार, और केंद्र सरकार भी देती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, एक एक बात को ध्यान रखेंगे, आगामी सभी एग्जाम में ध्यान देंगे, जब तक आपको नौकरी लगेगा हर जगह काम आएगी भाई। ठीक है भाई, इसके अलावा तानसेन, ये तानसेन कौन है? रामतनु पांडे भाई, इनका नाम क्या है? रामतनु पांडे जी हैं, है ना। ये किसके दरबारी थे? तो भाई ये अकबर के दरबारी थे। तानसेन का मकबरा आपसे पूछा जाता है, कहां पे भाई? ग्वालियर के अंदर है। कहां पे है? ग्वालियर के अंदर है। सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए कालिदास सम्मान किसे दिया गया है, ये मैंने आपको अभी 3-4 दिन पहले वाले एक वीडियो के दौरान बताया हूं, प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे। एक बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी मेरे प्रश्न का कमेंट हमेशा करते हैं, इनका नाम है रवि कुमार, है ना। तो भाई इनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई कम से कम लाज रख लेते हैं प्रश्नों का, कि अगर पूछा है सर ने तो थोड़ा बता दूं यार, है ना। इनके अलावा विंग्स ऑफ फायर तथा द बॉर्न अगेन माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? ठीक है भाई, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, और अरुणिमा सिन्हा, ये कौन है भाई? तो ये जो है डिजेबल्ड लेडी हैं, जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था भारत के लिए पहली बार। अगर जिंदगी में डिप्रेशन और ये महसूस होने लगे कि हम किसी कर्म के नहीं है, तो अरुणिमा सिन्हा जी को याद कीजिए कि भाई, है ना, अंग कटने के बाद, भर रात ट्रेन के पटरी के किनारे पड़े रहने के बाद, है ना, फिर भी इतनी साहस की एवरेस्ट जैसे, जो एवरेस्ट नाम में ही अपने आप में भाई भयंकर विराट है, इनको फतह करने के लिए ठानी और करके दिखाई। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। सलाम है ऐसे जज्बा को, और ऐसे लोग के वजह से जो है ना मोटिवेट होकर जो है और भी आदमी अच्छे कर लेते हैं लाइफ में। ठीक है भाई, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए आपके विंग्स ऑफ फायर, और बॉर्न अगेन माउंटेन हो गया अरुणिमा सिन्हा जी। इनके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब के अन्य किताब के बारे में थोड़ा सा जाने तो ये कौन है भाई? जैसे इग्निटाइड माइंड, इनके अलावा ल्यूमिनियस स्पार्क, गाइडिंग सोल्स, ये पुस्तक के लेखक आपके एपीजे अब्दुल कलाम सर ही हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में आपको क्या ही बताना। एपीजे अब्दुल कलाम सर भारत के सबसे जो है प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने, और एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी इंडिया के अंदर बने हैं अब तक। इनके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम सर को भारत का क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो के पूर्व चीफ जो थे के-सिवन, है ना, चंद्रयान 2 के समय, इनको जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र को जल मैन यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली को पक्षी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये जो भी मैन से जुड़ा हुआ है ना, इनको जरूर ध्यान रखे। बाद बाकी तो आपने पैडमैन भी याद रखा होगा, अक्षय कुमार, है ना भाई, ऐसे नहीं याद रखना है, ये जो एग्जाम में आए इन्हें याद रखना है, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम दिव्यांग महिला जो है आपका पर्वतारोही है। इसके अलावा भारत के लिए एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली संतोष यादव ये महिला है। भारत के लिए प्रथम बार एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बछेंद्री पाल है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो सर्वप्रथम एवरेस्ट को फतह किए थे ये तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी साहब थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एवरेस्ट क्या है भाई? एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपका जो है हिमालयी पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत के जगह पे प्राचीन काल में टेथीज सागर स्थित था, है ना, जो अब विलुप्त हो गए हैं। इन्हीं के ढलान से जो उथला बन गए तो हिमालय पर्वत का जन्म हुआ और उसी में जो है टेथीज सागर समा गए, जो कहां पे है? नेपाल के अंदर है आपका माउंट एवरेस्ट, इनकी सबसे ऊंची चोटी, और नेपाल में इसे सगरमाथा कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ये माउंट एवरेस्ट का नाम किस पे रखा गया है तो आपको बताना है सर जॉर्ज इवरेस्ट के नाम पे जो है आपका माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, जो उस समय तत्कालीन भारत का महान सर्वेक्षक था। इनके अलावा सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वृक्ष पाई जाती है? सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वृक्ष पाई जाती है? 2 करोड़ बार बोला हूं कि भाई सुंदरबन डेल्टा ही इसीलिए नाम पड़ा है कि इसमें सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है, ठीक है भाई। तो सुंदरी की वृक्ष इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर सुंदरी के वृक्ष ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है कि पसूर का वृक्ष भी हो। पसूर भी एक वृक्ष का नाम है, ये भी आपके सुंदरबन डेल्टा में मिल जाएंगे। मैंने आपको यह भी बताया है कि सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार कैसा होता है? तो आप कहोगे जी लगभग ट्रायंगल शेप का होता है, त्रिभुजाकार होता है। ये डेल्टा क्या होता है? तो ये नदियों के द्वारा जो गाद वगैरह जो मुहाने पे जाके जमा कर देते हैं उसे ही हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है भाई। बाद बाकी मैथ में भी डेल्टा होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, डेल्टा लैम्डा अल्फा बीटा ये सब मैथ में भी होते हैं। तो वो वहां पे संकेत का काम करता है, यहाँ पे वस्तु थिंग है, ठीक है भाई। इनके अलावा ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहां कहां है? तो भारत में तो है ही। भारत को कौन सा स्टेट? तो पश्चिम बंगाल, है ना। और इसके अलावा ये बांग्लादेश में भी फैली हुई है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और अगर आपसे कोई पूछे कि सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे आपका होता है ना इवरग्रीन हो गया, पर्णपाती वन हो गया, मैनग्रोव वन हो गया, मरुस्थलीय वन हो गया, तो आप कौन सा बताओगे? तो आपको बताना है जी मैनग्रोव वन। अब मैनग्रोव वन क्या होता है मैंने बता दिया है। देखिए मैंने इवरग्रीन भी बताया है, इवरग्रीन एक एक बात बताऊंगा दोस्तों, जो आंसर मिलाना है ना वो मतलब भगा भगा के देखे, जिनको पढ़ना है मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूं, है ना। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, जो एवरग्रीन मतलब वन होती है, उसमें क्या होती है कि एक पौधे में फूल लग रहे हैं, एक पौधे के पत्ते नीचे गिर गए हैं, एक पौधे में पत्ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सालों भर ये हरा भरा दिखता है, क्योंकि एक ही साथ सभी पौधे का सेम क्रियाकलाप नहीं होता है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम दिया गया है। और इसमें सालाना वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना। एवरेज जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा होती है तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। पतझड़ वन में क्या होगा कि एक के बार सब पत्ता गिरा दिया और जब पत्ता आया तो एक के बार सब पौधे पे आ गया, है ना। तो इस प्रकार से इसे पतझड़ी वन कहते हैं। मरुस्थलीय वन जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कटीली झाड़ियां उत्पन्न होती है, बबूल, खैर, नीम इस सब का पेड़, तो ये मरुस्थलीय वन होती है। इसी प्रकार से ये मैनग्रोव क्या होती है? तो ये दलदली वाली वन होती है। क्या होती है? दलदली वाली वन होती है। हमेशा पांक, गांव घर में इसे पांक कहते हैं, जब बाढ़ के बाद जो है कीचड़ जो लद जाते हैं खेत के ऊपर में, जिसे आप, है ना, क्या कह सकते हो, जिसे आप क्या कह सकते हो, खादर भी कह सकते हो, इसे पांक भी बोलते हैं गांव घर में, है ना। तो इसी प्रकार का ये वन होता है, दलदल वाली वन होती है, इसमें जो है कीचड़ जैसा रहता है। तो ये मैनग्रोव वन पाया जाता है आपको, जो बहुत सारे जीव जंतु के प्राकृतिक आवास तो है ही, साथ ही साथ रॉयल बंगाल टाइगर आपको जो है सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा। भारत में डेल्टा का निर्माण जो नदी नहीं करती है, ये इसमें प्रमुख नर्मदा और ताप्ती है, जो भ्रंश घाटी से बहती है। ये क्वेश्चन एकलौता अलग से भी पूछा जाता है कि भारत में भ्रंश घाटी से, है ना, प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक महोदय कहां पे है? तो ये भी चोटी का नाम है दादा, किसी आदमी का नाम नहीं है। ये मैकाल पर्वत रेंज में आपका एमपी के अंदर मिलेगा, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने देश शामिल होंगे? तो जो अभी वनडे क्रिकेट होंगे आपके 2023 अक्टूबर महीना में, इसमें 10 टीम शामिल होंगे। 10 टीम में नए चेहरे आपको कौन दिखेंगे? पिछले वाली की तुलना में नीदरलैंड आपको दिखेंगे, है ना। इसके अलावा जो दिग्गज टीम है वो कौन सा
सा नहीं दिखेंगे आपका, तो वेस्ट इंडीज नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि ये क्वालिफाई ही नहीं किया। इसीलिए कभी भी अपने आप पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान, आपने सुना होगा ना ये चीज, है ना। वेस्ट इंडीज बताइए, जो शुरुआती वर्ल्ड कप के शुरुआती सेशन वो भी एक बार नहीं लगातार 2 बार जीत लिया, है ना भाई, है ना। इसके बाद भी इस बार के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, इसीलिए समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं करने वाले दिग्गज टीम वेस्ट इंडीज। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कब होगी, तो भारत में, है ना। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, 1975 में, है ना। पहला विजेता कौन है, पहला और दूसरा लगातार वाला वेस्ट इंडीज, और तीसरा भारत 1983 में। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में। आईसीसी पुरुष जो T20 वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 2007 में, और T20 वाला महिला 2009 में। तो ये इसमें भी काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 कहां पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन रहा, इंग्लैंड। किसे हराया था, पाकू को, यानी पाकिस्तान को। T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाली आगामी कहां पर होगी, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में कंबाइंड रूप से होगी। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 कहां पर होगी, बांग्लादेश में होगी। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 भी हुआ है, तो ये कहां पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। कौन विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। उप विजेता कौन रहा है, साउथ अफ्रीका रहा है। आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप भी हुआ है साउथ अफ्रीका में 2023 में। कौन विजेता रहा है, इंडिया रहा है। उप विजेता कौन रहा है, इंग्लैंड रहा है। तो ये अंडर 90 वाला में इंडिया विजेता रहा है, और मेन वाला T20 महिला वर्ल्ड कप में विजेता जो है आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे अधिक लिटरेसी रेट आपसे पूछा है ना, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में पूछा है। तो ये भाई कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, जनगणना पे पूरा वीडियो नीचे पर आए, कब देखिएगा, एग्जाम के बाद, है ना भैया। साक्षरता दर में सबसे अधिक आपका केरल का है, और लिटरेसी रेट में अगर यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप की है। 1 नहीं 2 नहीं 2 करोड़ दिन बताए हैं भाई, 2 करोड़ दिन, ठीक है। तो लक्षद्वीप और केरल आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक लिटरेसी रेट किसका, सबसे अधिक लिटरेसी रेट किसका, और ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन में है केरला, एक ऑप्शन में है आपका लक्षद्वीप, है ना, एक ऑप्शन में आपका लक्षद्वीप। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सीधे सीधे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से जो नीचे लिखा है उसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका होगा। फिर भी आपको केरला को ही टिक करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो केरल है ये 94% के समथिंग उस समय आया था, अब तो 100% हो गया होगा। और जो लक्षद्वीप है यह 91.6% आया था। तो दोनों में बड़का कौन हुआ, तो केरला हुआ। तो ओवरऑल भी केरला और राज्य में भी केरला, है ना, और केंद्र शासित प्रदेश में पदुचेरी, लक्षद्वीप। पदुचेरी ज्यादा लिंगानुपात वाला है केंद्र शासित प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है छप जाए, मुंह से निकल गया, काला जवान है मेरा, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। पदुचेरी जो है ये सबसे ज्यादा आपका सेक्स रेशियो रखता है आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, और वैसे सेक्स रेशियो केरला ही रखता है राज्य के अंदर बात करेंगे तो, और सबसे कम हरियाणा रखता है। तो बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 82.14 और फीमेल 65.46। ध्यान रहेगी। लिंगानुपात कितना, 943, और घनत्व कितना, 382। सबसे अधिक घनत्व कहां का, बिहार का, और सबसे कम घनत्व कहां का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात बता ही दिया, सबसे अधिक केरला का, और केंद्र शासित प्रदेश में पदुचेरी का, सबसे कम जो है लिंगानुपात हरियाणा का। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना हुई होगा। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल, अभी पुराना वीडियो में क्वेश्चन है, अभी आप देख ही रहे होंगे, लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहां होगी, गोवा, है ना। 37वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के 2022 में संपन्न हुआ है। सर्विसेज टीम को जो है 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 कांस्य, कुल 128 पदक के साथ जो है पहला स्थान दिया गया है। यानी 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता अगर पूछता है तो कौन होगा, सर्विसेज टीम होगा। इस खेल में कुछ नए खेल को शामिल किया गया, जैसे वुशु, योगासन, मलखंब, ये सबको, है ना, सॉफ्ट बॉल, ये सबको शामिल किया गया था। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक 140 किसको, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, लेकिन गोल्ड जो है मात्र 39 ही प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे सेकेंड स्थान दिया गया, रनर अप घोषित किया गया। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे, तो 36 खेल शामिल थे। कहां पे हुआ, गुजरात में। कितने शहरों में, 6 शहरों में। विजेता सर्विसेज, उप विजेता कौन, महाराष्ट्र। मस्कट क्या था, साबाज, ठीक है भाई। 37वें राष्ट्रीय खेल, कल का एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, वहीं से कॉपी किया हूं जो कल बताया था। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में होगा। मोगा मस्कट है इसका, मस्कट क्या है, मोगा। तो आने वाले शिफ्ट में जिसका एग्जाम है ये मोगा को जरूर ध्यान रखेंगे, मस्कट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पे होगा, उत्तराखंड के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भूपेन हजारिका साहब
किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। या फिर यह पूछा गया है कि भूपेन हजारिका साहब को भारत रत्न किस फील्ड के हेतु दिया गया है। भाई भूपेन हजारिका जो है ये आपका वर्साटाइल समझते हैं ना, वर्साटाइल है ना, एक वर्साटाइल आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, वर्साटाइल। तो वर्साटाइल बहुत सारे जो काम जानते हो ना, एक सेक्टर से अधिक सेक्टर में महारत हासिल हो, उसे वर्साटाइल कहा जाता है। ठीक है भाई, तो भूपेन हजारिका साहब वर्साटाइल प्रवृत्ति के लोग थे। जैसे आप यहाँ पे इनसे जो है संगीत के क्षेत्र में है ना, इसके अलावा फिल्म के क्षेत्र में कवि भी थे, है ना, कवि भी थे, अव्वल दर्जे का गीतकार, संगीतकार, कवि, है ना, गायक, सब थे भूपेन हजारिका साहब, है ना। तो इनको जो है आपको 2019 में है ना ये दिया गया क्या, भारत रत्न। ठीक है भाई, इसके अलावा भूपेन हजारिका साहब को 2019 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। इन्हीं के नाम पे नदी के ऊपर जो इंडिया का सबसे बड़ा नदी पुल है, पहले महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, गांधी सेतु पटना में आपने देखे होंगे, जो किरबेगैया जो है वहां से आप देखेंगे तो ऑटो में खाली एक नाम था, गांधी सेतु आओ, गांधी सेतु आओ, गांधी सेतु। तो ये गांधी सेतु पहले जो था पटना में, ये नदी के ऊपर, जो गंगा नदी के ऊपर है, ये सबसे बड़ी पुल हुआ करता था। लेकिन अब इसका पत्ता कट गया है, अब हो गया है कौन सा, ढोला सादिया या भूपेन हजारिका जो पुल है, ये नदी के ऊपर सबसे बड़ी पुल है। ठीक है भाई, तो ये भूपेन हजारिका साहब के नाम पे है। इनके अलावा अगला है कि भारत रत्न सम्मानित जो अन्य संगीतज्ञ हुए, उसमें सबसे पहले एम सुब्बालक्ष्मी मैडम कर्नाटकन संगीत से जुड़ी हुई थी, 1998 में मिला था। पंडित रविशंकर साहब सितार से 1999 में। 2000 में केकरो नहीं मिला, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, इन दोनों को एक के साथ मिला 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी साहब को 2009 में, है ना। इसके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका। तो ये जो 5-6 कैरेक्टर हैं, कितने हो गए जरा गिनती कर लेंगे। एक हो गया लक्ष्मी साहब, इसके अलावा रविशंकर साहब 2, 4, 6 हो गया। 6 आदमी को जो है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया। एक प्रश्न आपसे पूछा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया था। मैंने बाल विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम, आर्म्स एक्ट, ये सभी के सभी बता दिया हूं। ठीक है भाई, तो कोई वर्नाकुलर एक्ट, ये सब कोई घबराने की बात नहीं है। तो 2006 में होगा। कोई बच्चा बोल रहे हैं कि ऑप्शन ये नहीं था, जब मैंने उनको पूछा था व्हाट्सएप पे कि भाई 2006 था या 1929 ऐसा कुछ था, तो वो बोल रहा है याद नहीं आ रहा है शायद, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ बोला है। तो फिर बताएंगे कि अगर इसका ऑप्शन ज्यादा पुराना होगा ना 1800 के काल में, तो फिर इसका इलाज है, फिर आंसर बदल जाएगा। ठीक है भाई, बाल विवाह निषेध अधिनियम देखिए 1929 में जो है मुख्य रूप से लाया गया था। इसको संशोधित करके 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है फिर से लाया गया। ठीक है, और फिर से 2021 में जो है इस पे फिर से संशोधन किया गया। तो डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन के ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, है ना। इसमें मैं 80% अपने प्रश्नों के साथ जाऊंगा, 20% थोड़ा सस्पिशन लग रहा है कि इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है शायद। आप लोग मुझे बताइएगा, इसे मैं बता दूं, इसके बारे में जो फैक्ट दूंगा उसी में से शायद आपको आंसर मिल जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का प्रारूप है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लाया गया था, जिसमें 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया था, और इसी के तहत लड़कियों की जो शादी की उम्र पहले 15 साल था उसको बढ़ा के 18 किया गया, और जो लड़के का शादी का उम्र 18 था उसको बढ़ा के 21 किया गया। फिर इस वाली जो लड़की की जो शादी की उम्र है ना, इसमें फिर से संशोधन अभी किया गया था 2021 में, जो लोकसभा में लाया गया था बिल, है ना, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम बिल। और इसमें जो है लड़कियों की उम्र सीमा 18 से बढ़ के 21 साल कर दिया गया जो है शादी हेतु। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के काल में। अगर आपसे कोई पूछे कि ये हिंदू विवाह अधिनियम जो है किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस प्रकार के जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये स्कीम या फिर ये योजना क्या जो क्रियान्वय है, मतलब सबसे पहले जो आया है ना, मतलब ढांचा बनाया गया साधारण भाषा में, कि ढांचा जो बना इस चीज का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जब पहले इंट्रोड्यूस हुए तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो फिर मामला अलग हो जाएगा, फिर डलहौजी मानना पड़ेगा भाई, है ना। तो अलग अलग बात हो जाती है थोड़ा सा कि पारित किसने किया और आया किसके काल में। तो इसमें 2 क्लू है। इसके अलावा विधवा विवाह का समर्थन आप जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, लेकिन अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में नहीं हो तो महादेव गोविंद रानाडे, इनके लिए 1861 में एक संस्था भी बनाए थे। और महादेव गोविंद रानाडे जो है ये प्रार्थना समाज से भी जुड़े रहे थे आत्माराम पांडुरंग जी के साथ में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के कौन सा योजना डेयरी योजना के नाम से मशहूर है, या फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सा योजना डेयरी योजना है, तो हम हिमगंगा स्कीम जो है ये डेयरी वाला योजना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य नृत्य जो है आपसे एग्जाम में पूछता है, नाटी डांस, फुलैच महोत्सव और कुल्लू दशहरा। ये हिमाचल प्रदेश के तीनों जो है आपके त्योहार और नृत्य जो है आपसे पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स अस्पताल का जो है उद्घाटन किए
हैं। बिलासपुर आपके छत्तीसगढ़ में भी है। हिमाचल प्रदेश में आपके रोहतांग दर्रा देखने को मिलेगा, जहां से ब्यास नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा को अब अटल सुरंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से खारे पानी का कौन सा झील है? आपको ऑप्शन में दिया गया था टिटिकाका, सुपीरियर और चिल्का। मुझे 3 ऑप्शन प्राप्त हुआ है, तो चिल्का झील दिख रहा है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है भाई, तो ये कोई झील नाम नहीं है, इसे जो है कैस्पियन सागर नाम दिया गया है ना। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दुनिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है ना। यहाँ पे बुलेट झील लिखा गया है, गोलियां मार देगा, है ना। ये बुलर झील है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और इसके बारे में क्या है? ये प्लेट टेक्टोनिक से बना है। ठीक है भाई, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से निर्मित झील है इंडिया के अंदर, बुलर झील। इसके अलावा महान झील का उदाहरण जो जानते हैं ना, जो झील का जो जोन है ना, महान झील वाला, इस महान झील के श्रेणी में कौन कौन से झील आते हैं, है ना? तो मिशिगन आते हैं, हारून, एरी, एंटोरियो, है ना। ये सभी आपके अमेरिका कनाडा के पास मिलेगा। ये महान झील के श्रृंखला का झील है। जैसे आपने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जानते हैं ना, टेनिस वाली, है ना, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और एक और है ना, जो है अमेरिका ओपन। तो उसी प्रकार से जैसे हम टेनिस का महाकुंभ समझते हैं, वैसे ये झील का जो है महान सीरीज है ये, मिशिगन, हारून, एरी, अंटारियो। इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। आंटी की मशीन हम लोग ऐसे याद किए थे पहले जब हम पढ़ते थे, तो आप लोग भी कैसे भी याद कर सकते हैं, है ना। आंटी की मशीन है, इस प्रकार से मैं याद रखा था। इसके अलावा झीलों की अध्ययन को हमने लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन की। इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कहां पे है? ये केरल के अंदर स्थित है, वेम्बनाड झील। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? देखिए, मौलिक कर्तव्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, है ना, ये दोनों आपके पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भैया ये सीट भी तो आपके पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सीट कब देखिएगा? एग्जाम के बाद देखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कीजिएगा, एग्जाम के पहले देखिए, है ना। मौलिक कर्तव्य के बारे में जो बेसिक जानकारी है, ये तो मैं 2 करोड़ बार दे चुका हूं। 1976 में आया था 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, 10 प्रकार के, भाग 4 के ए में, आर्टिकल 51 के ए में, इतनी जानकारी। फिर हमारा 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है को ऐड किया गया और इसे आर्टिकल 51 के 1 के 11 में रखा गया। ये तो हो गई बेसिक जानकारी जो रूस के संविधान से लिया गया है। अब ये जो है 11, ये आपको ध्यान रखना है जी। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, आर्टिकल 51 के 1 के 1 में है। इसके अलावा 2 में उन महान आदर्शों को संयोजन जो हमारे देश प्रेम या दोस्त भावना के लिए जो है हमें प्रेरित किया हो। 51 के 1 के सी में है एकता, अखंडता और संप्रभुता, इनकी रक्षा करना। 51 1 के डी में है कि जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहना। इसी प्रकार से आगे है, जैसे जो महिलाओं वगैरह की जो कुप्रथा है उनको नष्ट करना, 51 के 1 के ई में है। 1 के एफ में है मिलीजुली संस्कृति विरासत की रक्षा करना। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, जो आपको आर्टिकल 49 में भी देखने को मिलेगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यह आपका आर्टिकल 51 के 1 के आई में है। ठीक है, और आर्टिकल 49 डीपीएसपी के अंदर भी यही चीज को बताया गया है कि जो लोकहित के सार्वजनिक संपत्ति है उनकी रक्षा किया जाए। इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में बम किसने फेंका था? अब देखिए, कल ही ने हसरा कब पढ़ाया था भाई? परसों पढ़ाया था, हसरा परसों पढ़ाया था। उसी हसरा में चर्च कर लिया था। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किए थे। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हसरा, है ना। हसरा की स्थापना कब होती है? 1928 में। HRA की स्थापना कब होती है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना भाई। हसरा की नामकरण जो है भगत सिंह और उनके नौजवान सभा के जो आपके सदस्य हैं, दोनों मिलकर जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किए थे। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था कि हसरा का नामकरण सबसे पहले किसके मन में आया था? तो चंद्रशेखर आजाद साहब के मन में आया था। मैंने ये भी बताया था कि हसरा की जो नाम चेंज करने की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं कि काकोरी कांड जब 1925 में होती है तो इसके अधिकांश जो सदस्य थे HRA के, इसके सदस्य पे किसी पे मुकदमा तो किसी को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जो है HRA वाली संस्था यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में बना था, इसमें जो है मतलब छिटफुट हो गए, मतलब कार्यकारी, है ना। तो ये जो है सुस्त पड़ गए ये संस्था। तो चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर एक नए सिरे से तैयार करने के लिए जो है सोचे थे, लेकिन दिल्ली में नाम कौन तैयार मतलब बदल दिए? तो भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर बदल
बदल जाता है लैंग्वेज बदलते ही, कि भाई सबसे पहले सोचे कौन, तो चंद्रशेखर आजाद HRA को हसरा बनाने के लिए, लेकिन बदला कौन, तो भगत सिंह। ठीक है, और भगत सिंह के साथ और कौन शामिल थे, तो नौजवान सभा के जो है सदस्य भी थे। अगर भगत सिंह ऑप्शन में नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद जो है आप मार सकते हैं। इसके अलावा भगत सिंह की पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह का जन्म बंगा नामक गांव में हुआ था। कहां पे भाई, बंगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, बंगा, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भक्ति रस शामिल होता है, आप देखिए अगर सेम लैंग्वेज है तो मणिपुरी राइट आंसर है, अगर सेम लैंग्वेज नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। अगर ऐसा पूछा गया होगा कि कौन सी नृत्य है जिसमें भक्ति के साथ साथ श्रृंगार रस या फिर कोई और रस की जो है बाद में स्टेप ली जाती है, तब आंसर बदल जाएगी। लेकिन अगर खाली भक्ति रस से ओतप्रोत पूछा गया है तो भाई बहुत सारे ऐसे नृत्य है जिसमें पूजा होती है भक्ति से संबंधित है, जैसे मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वो भी ऑप्शन में है तो हो सकता है ना। तो मणिपुरी भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मणिपुरी रखा। आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन में मणिपुरी था क्या। ये मणिपुरी में राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, ये भक्ति रस पे आधारित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसके सरनेम से ही आपको जो है काम चल जाता है कि कौन इससे जुड़े हुए हैं। जैसे आपका झावेरी बहने, है ना, झावेरी बहन, दर्शना, नैना, सुवर्णा, ये 3 बहन है। इसके अलावा सरनेम है आपका सिंह, जैसे आपका गुरु विपिन सिंह, हम अमली सिंह, आतंब सिंह, है ना, नल कुमार सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, है ना, चारू माथुर, है ना, कलावती देवी, बिंबावती देवी, ये सभी के सभी जो है आपके मणिपुरी नृत्य के नर्तक और नर्तकी हैं। ठीक है भाई, मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, गुरु विपिन सिंह। और जितने मैंने बोला ये सभी आपको ध्यान नहीं रखना है, खाली सिंह सरनेम ध्यान रखना है और झावेरी बहन ध्यान रखना है। बाद बाकी 3 लेडीज को याद रखना है, एक आपका चारू माथुर को, एक आपका कलावती देवी को, कलावती, है ना, और एक आपका बिंबावती देवी को। ये तीनों को जरूर ध्यान रखना, ये मणिपुरी से संबंधित है। इनके अलावा राष्ट्रीय जल मार्ग 2, अरे भाई एक चीज और बता दूं, रेड्डी सरनेम जो है ये आपका कुचिपुड़ी के साथ जाना है। महापात्रा सरनेम है ये आपका ओडिसी के साथ जाना है, ओडिसी के साथ, है ना। इसके अलावा मैंने बताया महाराज सरनेम है ये आपको कथक के साथ जाना है। तो ये कुछ आपको क्लू है जो एग्जाम में काम आ जाएगी, जैसे गद्दाम पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, है ना, तो ये सब जो है आपके कुचिपुड़ी में भाग जाएंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किससे संबंधित है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, देखिए 57 वीडियो वाली सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का थंबनेल पे ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किससे संबंधित है और किस नदी तंत्र में ये जुड़ा हुआ है। तो भैया ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में है, क्योंकि ये आपका जो है धुबरी से सादिया को जोड़ने का काम करता है, तो उधर ही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम के पास, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा भागीरथी तंत्र नदी प्रणाली पर आधारित है, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, और 2 जो है धुबरी से सादिया को जोड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग में पड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये केरल के कोस्टल इलाके में पड़ते हैं, तो आपको जो है तटीय पश्चिमी तटीय मार देना है, पश्चिम तटीय नहर मार देना है, ठीक है, पश्चिमी तटीय नहर, इस प्रकार से जो है आपके काम आ जाएंगे अगर आपसे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पूछा जाता है तो, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 भी है जो आपका कृष्णा गोदावरी नदी के ऊपर स्थित होती है, इस प्रकार से। इनके अलावा राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, देखिए केंद्र में चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जो राज्य के अंदर है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिलेट करो, पीएम को सीएम से रिलेट करो, महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो है एडवोकेट जनरल को रिलेट करो। तो इस प्रकार से काफी सारे काम आपके इजी हो जाएंगे। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उससे किसी राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष से रिलेट कीजिए, है ना। तो ये जो है बहुत सारे चीज आपको जो है समझने में आसान हो जाएगी जी। मेरा मानना है कि अगर संविधान के आपको पार्ट याद है तो आपको कोई भी चीज याद करने में इजी हो जाती है। जैसे पार्ट 1 में आपका राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, 5 में है संघ और 6 में है राज, है ना। अब 5 और 6 का आर्टिकल अगर आपको याद है तो 5 का आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक, और 6 में है 152 से लेकर 237 तक। तो 6 वाले जो आर्टिकल है इसमें खाली राज्य की जिक्र होगी, जो भी राज्य की चीज होती है, राज्यपाल, हाई कोर्ट, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, है ना, ये सब की बात होंगे। और 52 से 151 में केंद्र वाला बात होंगे। तो ऐसे चीज में जो है आप छटिया सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो संविधान वाला भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता, महान्यवादी ऑप्शन में था, तो ऑब्वियसली आपका राज्यपाल आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की पद जो है 153 में है। राज्यों में राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। मैं जानता हूं कि अधिकांश बच्चे जो आंसर मिलाने आते हैं वीडियो को भगा लेते हैं, वो अपना घाटा कर रहे होते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए भाई, ठीक है भाई। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता इत्यादि की नियुक्ति भी करते हैं। महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल जैसे केंद्र में समझते हैं, वैसे महाधिवक्ता को समझिए, ये राज्य में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं और केंद्र में सबसे बड़े
और एक कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, महान्यवादी। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी जब तक मैं न कहूं तब तक पद पे बने रहो, हटना मत। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही राज्य में एक ही आदमी, मान लीजिए ये कोई राज्यपाल साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, है ना, तो ये दो राज्य बिहार और यूपी दोनों के राज्यपाल के जो है कार्यभार संभाल सकते हैं। ये आर्टिकल 153 में कहा गया है और इस प्रकार के संविधान संशोधन 7वां किया गया था। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की क्षमादान जो है आर्टिकल 161 में, राष्ट्रपति का क्षमादान कितने में है? 72 में है। इसके अलावा छऊ नृत्य के लिए फरवरी 2023 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? है ना, तो इनको दिया गया था आपको ब्रजेंद्र सिंह को दिया गया था आपको फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, है ना, ब्रजेंद्र पटनायक को, माफ कीजिएगा, ये छऊ नृत्य के लिए दिया गया था। अब पटनायक सरनेम है तो आपसे पता चल गया होगा कि उड़ीसा के होंगे, क्योंकि छऊ नृत्य जो है आपके 3 स्टेट में किया जाता है, एक उड़ीसा में, एक जो है आपका पश्चिम बंगाल में, और एक आपका जो है झारखंड में। ठीक है भाई, तो ये 3 जगह किए जाते हैं। बाद बाकी नृत्य पे आपका पेपर कटिंग दिख रहा होगा जो स्क्रीनशॉट लिया गया है पीडीएफ वाली, नृत्य वाली पीडीएफ का, है ना। तो यहाँ पे आपका छऊ नृत्य 3 जगह, सरायकेला का, मयूरभंज का और आपका पुरुलिया का, ये 3 जगह किए जाते हैं छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के सभी गुरु के नाम जो है आपके नीचे दिए गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है ये अच्छा अंग्रेजी का आगे है, जो बच्चे भेजे हैं इनका नाम तो ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी का काफी सारे बच्चे इन्होंने प्रश्न भेजे हैं, तो मैंने सोचा कि अंग्रेजी को भी आपको दिखा दूं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था मैंने। तो ये तो आपका संगीत नाटक अकादमी हो गया इन 2023 फरवरी में, छऊ में। कालिदास सम्मान हो गया, बाल विवाह हो गया, भूपेन हजारिका हो गया, टोटल टीम इन वर्ल्ड कप हो गया, तो ये तो जीके का करा ही दिया। इसके अलावा इन इंग्लिश पिक क्लियर का सिनोनिम आ गया। भाई पिक क्लियर क्या होता है? अजीबो गरीब होता है। क्या होता है? अजीबो गरीब होता है। देखिए अजीबो गरीब, स्ट्रेंजर है ना, जो अननोन टाइप से हो, अननोन हो, इसे क्या कहते हैं? पिक्लियर, है ना, अजीबो गरीब, चिड़चिड़ा स्वभाव का आदमी, पिक्लियर, है ना। इसके अलावा विजडम यानी इनिशियल का एंटो आया था, विजडम और इनिशियल मतलब क्या? शुरुआती, तो इसका एंटोनिम का आखिरी, है ना। बेकर्स डजन मतलब क्या होता है? भाई 13 होता है। बेकर्स डजन मतलब 13 होता है। बेकर्स डजन मतलब होता है 13। ठीक है भाई, 13 मतलब आदमी, 13 वाला 13 भाई। इसके अलावा फेस द म्यूजिक क्या होता है? आलोचना का सामना करना। आप गए लाइब्रेरी में, एगो किताब निकाले, पूरा भरभरा के गिर गया, लाइब्रेरियन आया और खूब डपेटा, तो ये क्या हो रहा है? आप फेस द म्यूजिक कर रहे हो, आप आलोचना का सामना कर रहे हो। ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज छद्म नाम होता है, ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, इस प्रकार से एक पूछा गया है आइटम। इसके अलावा पुट, इसको थोड़ा मिला लीजिएगा, ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का छद्म नाम ही होता है ना, जरा मिला लीजिएगा भाई, बहुत दिन प्रैक्टिस हो गई अंग्रेजी वगैरह की, है ना भाई। इनके अलावा पुट टू एंड समवन एस्केप सडनली रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब पुट टू एंड समवन एस्केप सडनली मतलब कोई जो है अचानक भाग गए, रिलेटेड ऐसा कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था आपके, है ना। इनके अलावा बुक में ये जो बताया मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का और नीमा सिन्हा जी की बुक आया था बॉर्न अगेन माउंटेन, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन अंग्रेजी में आए हैं। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से पूछा गया? भरतनाट्यम से, है ना। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई मैडम यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पहले ही दिखेंगे, जो पंडावलरूर शैली के जो है जनक थे, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। इसके अलावा एक अमरबल बिल्ली को भी पूछा जाता है, ये भी पंडावलरूर शैली से ही जुड़ी हुई है। तो ये जो है आपके जो नृत्य वाला पीडीएफ है उसके प्रथम पेज ही है ये, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आज के प्रथम शिफ्ट में आए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये वाली एनालिसिस वाली पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह मिलेंगे। अगर आप पेड ग्रुप में है तो वहां भी मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क भी दिया जाएगा। मिलेंगे। जय हिंद अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 4 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था, है ना। एमटीएस की सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, है ना, इसके अलावा करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट काफी जरूरी है आपके तैयारी में, और ये चीज जो है इसीलिए आप हमें जानते हैं शायद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लीजिए सभी के सभी प्रश्न जो है ये गुरु प्रसाद कुंडा नाम है भाई साहब का, और कुछ क्वेश्चन जो है एक आध क्वेश्चन रितु ने भी जो है देने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। और भी बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन मुझे सेंड किए, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। एक पुस्तक पूछा गया अनटचेबल पुस्तक पूछा गया है। अच्छा एक बच्चे का नाम भूल गया भाई, सचिन राणा नाम है उनका, सचिन राणा नाम है। देखिए राणा सरनेम है, नाम क्या है भाई माफ करना थोड़ा भूल रहा हूं। अनटचेबल पुस्तक के लेखक आपका मुल्कराज आनंद है। कौन है? मुल्कराज आनंद है। देखिए आज दोनों ही शिफ्ट में प्राचीन पुस्तक ही पूछे गए जो प्राचीन समय में
लिखा गया था। ठीक है, तो मालगुडी डेज भी आने वाले समय में आ सकता है, तो आर.के. नारायण है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ए सुटेबल गर्ल और ए सुटेबल बॉय, इन दोनों के लेखक विक्रम सेठ है। हालांकि ये मॉडर्न राइटर में आ जाते हैं, लेकिन ये पुस्तक कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसीलिए आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ए सुटेबल गर्ल ए सुटेबल बॉय है और एक है आपका अनसुटेबल बॉय। ठीक है, एक जो है फिट बैठने वाला बॉय है और एक ना फिट बॉय है, मतलब अनसुटेबल है। तो जो अनसुटेबल वाला है ना, ये करण जौहर लिखे हैं। करण जौहर को तो जानते ही होंगे, फिल्म के से जुड़े हुए हैं। बाद में ये सुटेबल बॉय सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ के पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, जो दंत कथा का पुस्तक है। इसी प्रकार से आपको महात्मा गांधी की सारी पुस्तकों को याद रखना है। यंग इंडिया, हरिजन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, स्वराज, हिंद स्वराज, है ना, इंडियन ओपिनियन, ये सब गांधी जी के हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू साहब का, है ना, विश्व की झलक, ये वाला पुस्तक भी जो है वर्ल्ड इंप्लिसिट हिस्ट्री, है ना, विश्व इतिहास की झलक, तो ये भी आपका किसके हैं, नेहरू साहब के ही हैं। तो ये सब कुछ पुस्तक है जो आपको ध्यान रखनी है। इनके अलावा जो खिलाड़ियों की पुस्तक है, जैसे सानिया मिर्जा का है, आपका साइना नेहवाल का है, जो भी खिलाड़ी के हैं, सुरेश रैना का है, सचिन तेंदुलकर का, युवराज सिंह का, सौरव गांगुली का, वीवीएस लक्ष्मण का, सारे की पुस्तक जो है, या यूं कहे कि पुस्तक पे पूरा वीडियो एक सिस्टमेटिक ढंग में मैंने आपको दे दिया है, देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? देखिए, अगर आपको याद हो कि मैंने बताया कि भाई निर्वाचन आयोग सभी जो भी चीज की चुनाव होती है, सभी चीज की चुनाव करा लेते हैं, है ना, लेकिन जो स्थानीय चुनाव है ना, वो नहीं करा पाते हैं। अब यह स्थानीय चुनाव से आपका क्या आशय है सर? तो स्थानीय चुनाव से मेरा आशय है ना, कि भाई जो नगर निगम की चुनाव होती है या नगर पालिका की चुनाव होती है, आपका मेयर कैसा हो, तो मेजर ध्यानचंद जैसा हो, इस प्रकार से, है ना। तो एक नगर चुनाव और दूसरा आपका कौन सा होती है भाई, है ना, एक होती है आपकी ग्राम पंचायत की चुनाव। मैंने इन दोनों का भाग भी बताया है। 9 के ए में जो है आपका कौन सा है, नगर निगम है, 9 का ए में, और 9 में है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इनकी चुनाव जो है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। जो इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भैया इसका आंसर है राज्यपाल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई राज्यपाल जो है लाइक प्रेसिडेंट है उस राज्य के लिए। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई एडिशनल बातें। अब आते हैं कि राज्य चुनाव आयोग जो आपका निर्वाचन आयोग है, माफ कीजिएगा, तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव भी करवाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा की जो सदन है विधानसभा, ये तो राज्य में होती है भाई, तो राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए? जी नहीं, ये करवाते हैं जी आपका निर्वाचन आयोग ही, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अभी बहुत सारे स्टेट में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस बार। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा निर्वाचन आयोग किस प्रकार की निकाय है या संस्था है, किस प्रकार की निकाय है या संस्था है। देखिए, बाल पक गए हमारे, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी प्रकार से रहते हैं एग्जाम के अंदर, है ना, किस प्रकार की निकाय या संस्था है, तो आपको बताना है संवैधानिक है। अब संवैधानिक से आपका क्या तात्पर्य है, तो भाई इसके संविधान में जो है इस चीज की जिक्र किया गया है, इसके लिए अलॉटमेंट किया गया है आर्टिकल्स और भाग के, इसीलिए यह संवैधानिक में आ जाता है। तो भाई असंवैधानिक का उदाहरण देके समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। भाई नीति आयोग ये असंवैधानिक निकाय है, योजना आयोग ये असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, योजना आयोग भी आपका असंवैधानिक निकाय ही है, तो ये सब आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, इसके अलावा निर्वाचन आयोग में एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दूगो अन्य चुनाव आयुक्त होता है। उसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि आरबीआई के अंदर गवर्नर भी होते हैं और आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं और डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, तो यहां भी समझिए डिप्टी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो एगो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार साहब हैं, जो पिछले साल सुशील चंद्रा साहब का स्थान लिए थे। पिछले साल कई की पोस्ट में बदलाव हुआ, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे नीति आयोग का सीईओ साहब ये परमेश्वरम साहब के जगह पे सुब्रमण्यम साहब, है ना, जो डीआरडीओ के अध्यक्ष रेड्डी साहब के जगह पे कामत साहब, है ना। इसके अलावा आपका इसरो का सोमनाथ साहब आ गया था। इनके अलावा जो आपका महान्यवादी है ये आपका के गेनू गोपाल के जगह पे वेंकट रमनी साहब आ गए थे, है ना, वेंकट रमनी साहब आ गए थे। इसके अलावा अभी जो ये क्वेश्चन है ना, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा साहब के जगह पे राजीव कुमार आ गए थे। नीति आयोग के अंदर जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उनके जगह पे सुमन कुमार बेरी आ गए थे। तो ये सब कुछ की पोस्ट में जो बदलाव हुआ पिछले साल, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जाम
एग्जामिनर के लिए ये क्वेश्चन पुराना नहीं हुआ है। इसके अलावा राज्य विधानसभा की चुनाव में निर्वाचन आयोग की जिम्मे है ना, जबकि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा नगर पालिका और ग्राम पंचायत की चुनाव कराई जाती है, जो मैंने बताया अभी। भारतीय निर्वाचन आयोग को भारत के संविधान के भाग 15 में रखा गया है, जो आर्टिकल 324 से 329 तक कवर करते हैं। उसी प्रकार से आपको 148, 149, 150, 151 आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये जो है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जिसमें 148 में नियुक्ति, 149 में उनके पावर इत्यादि, इस प्रकार से इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। जैसा कि बताया कि राज्यपाल जो है राज्य में लाइक प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये कार्यपालिका का प्रधान भी होते हैं। इनके अलावा सीएम, महान्यवादी, है ना, ये सब की नियुक्ति भी करते हैं। इनके अलावा सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायणा, इस प्रकार की पुस्तक है। सीता एन है, ये ए और एन है ना, एन, सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायणा के लेखक लेखिका कौन है? तो देवदत्त पटनायक जी हैं। इसके अलावा जब रामायण से आया है तो आपसे तमिल रामायण के लेखक पूछे जाएंगे, कंबन होते हैं। उत्तर रामायण के लेखक भवभूति होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? ये आपका दारी है। ये क्या है? दारी है। अगर इसमें दारी ऑप्शन में नहीं था तो पाश्तो भी हो सकता है, लेकिन ये सेकेंडरी है। आपको दारी भाषा ज्यादा बोली जाती है, तो दारी है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पठान, इस प्रकार से भाषा आपने देखा होगा कई बार पिक्चर में, है ना। इनके अलावा अफगानिस्तान भारत की पड़ोसी देश है। इसकी सीमा लद्दाख में जो पीओके वाली आपका जो क्षेत्र है वहां पे लग जाती है, और मात्र 106 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो सभी 7 स्थलीय सीमा रेखा से लगने वाली भारत से स्थलीय सीमा जो देश 7 देश से लगती है, उसमें यह सबसे छोटा जो है दूरी तय करता है आपका अफगानिस्तान। इसके अलावा भारत की पड़ोसी देश श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो सिंहली या तमिल है। इसके अलावा बांग्लादेश की तो बंगाली नाम से स्पष्ट है, याद नहीं रखना है। नेपाल का राजकीय भाषा नेपाली है, इसे भी याद नहीं रखना है। म्यांमार की भाषा बर्मी है, इसे भी याद नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, अब हम म्यांमार कहते हैं। लेकिन म्यांमार की मुद्रा और म्यांमार की राजधानी जरूर याद रखें, नेपिता वगैरह। भैया क्वेश्चन दे देगा तो आप भुला जाओगे, ऐसे नाम है इनका नेपिता, कहीं कहीं नेपिदा भी लिखा जाता है। इसके अलावा श्रीलंका की शास्त्रीय नृत्य क्या है भाई? कंडियान। श्रीलंका की राजकीय फल क्या है? कटहल। और बांग्लादेश का भी राजकीय फल आपसे पूछ दिया था CHSL में, तो ये भी कटहरबे है। जैक फ्रूट, कटहर सबसे बड़का फल। इसके अलावा किस विटामिन का प्रमुख कार्य देखने की क्षमता से संबंधित है? अब जैसे ही चक्षु की बात आया, जैसे ही नजर की बात आया, आपने समझ लिया कि आंख के लिए विटामिन ए सर्वोपरि है। विटामिन ए जो है ये आंख के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी आप सुन रहे होंगे कि छोटे बच्चे में आंख की रोशनी चली गई है ना, तो किसी न किसी कारण में ये जरूर शामिल है कि विटामिन ए की कहीं ना कहीं कमी है ना। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, इसके कमी से आंख की रोग होगी। आंख की रोग कौन कौन से होते हैं? तो गांव घर में रतौंधी या मोतियाबिंद तो कॉमन है, लेकिन इनके अलावा जो होती है ग्लूकोमा, ट्रिकोमा और आपका जीरोफ्थेलेमिया, इन तीनों को जरूर याद रखें, ये आंख की बीमारी है। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है ना, तो वो किस लेंस का चश्मा पहनेगा? मैं आपको बता देना है जी, अवतल लेंस का चश्मा पहनेगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे दागूंगा जरूर, बताइए निकट दृष्टि दोष में आदमी, मान लीजिए ये लड़का है राम, तो इसको यहां वाला वस्तु नहीं दिखेगा कि यहां वाला वस्तु नहीं दिखेगा, वस्तु ए नहीं दिखेगा कि वस्तु बी नहीं दिखेगा? ये क्वेश्चन बताएंगे जरूर। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे लॉजिकली पढ़ते हैं और या फिर कितने बच्चे सिर्फ रट मार लेते हैं, ये भी देखना चाहता हूं थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा B1 के कमी से बेरी बेरी होती है। विटामिन बी में सबसे पहले कितने होते हैं कॉम्प्लेक्स में? तो आप बताएंगे जी 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन B1 को बेरी बेरी कहते हैं, इसके कमी से थायमीन होते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना। और कोबाल्ट का इस्तेमाल जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और कोबाल्ट के कमी से अपने आप में शरीर में एनीमिया रोग हो जाती है, जिसे रक्त अल्पता भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, खून की कमी की बात हो रही है। आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी जो है एक को छोड़
छोड़ के दो, एक के छोड़ को दो, एक के छोड़ को दो, मतलब ए छोड़ के बी और सी जो है जल में है। बाद बाकी सारे विटामिन जो है ए ई डी के ये सभी के सभी फैट सोलुबल है। विटामिन के कमी के कारण ब्लड क्लोट नहीं होती है, रक्त की थक्का नहीं जमती है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। जिसे हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, इस प्रकार की जो है उसमें लक्षण देखे जाते हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नीति निर्देशक तत्व में एक कैटेगरी नहीं है। देखिए कोई बच्चा ये ना समझे कि खाली विटामिन के कारण ही ब्लड क्लोट होता है। भाई ये तो एक्सटर्नल पार्ट है ना, ये तो एक्सटर्नल चीज हो गई। इंटरनल चीज भी है, प्लेटलेट्स वगैरह वो भी मदद करते हैं ब्लड क्लोट होने में। तो खाली के का ही रूप नहीं है। विटामिन के रिलेशन में बात करेगा तो के आंसर है। भाई बात एकदम साफ होनी चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारत, नहीं तो कथन के रूप में पूछ दिया कि ब्लड क्लोट होने में किसका योगदान है, के भी है प्लेटलेट्स भी है, तो खाली के मार के आ जाओ तो दिक्कत है भाई, है ना। तो इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नीति से तत्व में एक कैटेगरी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया और परसों भी पढ़ाया था कि इंडिया में जो डीपीएसपी बनाया गया है, डीपीएसपी को अटैच किया गया, हालांकि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये हमने खुद ही मेक नहीं करा है। तो इसमें जो है 3 कैटेगरी के आर्टिकल में बांटे गए हैं, 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक हमारा समाजवादी है, एक हमारा गांधीवादी नीति है जो आपका ग्राम पंचायत वगैरह, और एक हमारा उदार एवं बौद्धिक नीति से संबंधित है जो मैंने बताया था। तो ये 3 प्रकार के। एक ऑप्शन इसमें नेहरूयन रहता है, ठीक है, नेहरूयन। तो नेहरूयन नहीं होता है, नेहरूयन कोई भी जो है आपस में कैडर नहीं है डीपीएसपी के अंदर। इसके अलावा डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बता दिया। 36 से 51 के बीच में वर्णित है जो भाग 4 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को दर्शाया गया है। तो आप फिर कहोगे ग्राम पंचायत 243 में भी है, तो एकदम है सर, है ना। 40 में खाली ग्राम पंचायत के गठन इस प्रकार की व्यवस्था की बात करी गई है कि ये भी एक चीज होती है, लेकिन 243 में पहुंचेंगे तो ग्राम पंचायत के इंटरनल भाग को हम पढ़ते हैं, जो मैंने वीडियो बना दिया है। इसमें क्या पढ़ते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, कितने साल पे चुनाव होगी, है ना, चुनाव के लिए क्या योग्यता है, चुनाव में हेड कौन होंगे, चुनाव कौन करवाएंगे, ये वित्त पोषित, इस पे जो खर्च होगा कौन उठाएगा, ये सब बात आपको वहां मिलेगा 243 के विभिन्न पार्ट में। अनुच्छेद 44 है ना, सिविल नागरिक कोड से संबंधित है। इसके अलावा 48 में पर्यावरण की संरक्षण और साथ ही साथ 48 के एक पार्ट में गोहत्या निषेध है। अनुच्छेद 49 जो है ये आपका क्या है भाई, जो सार्वजनिक हित के बिल्डिंग वगैरह हैं, संपत्ति वगैरह हैं, उन्हें क्षति ना पहुंचाना, ठीक है। इनके अलावा जो आपका अनुच्छेद 45 है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करवाना जो है कर्तव्य है एक प्रकार का राज्यों का। इनके अलावा गोविंद सागर बांध आपसे पूछ लिया है। गोविंद सागर बांध है, एक आपका गोविंद सागर झील भी है, ठीक है। गोविंद सागर बांध आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन में अगर हिमाचल प्रदेश नहीं है तो ये एमपी आंसर हो सकता है, क्योंकि एमपी में भी गोविंद सागर बांध है। एमपी में जो है झांसी और जो झांसी के बाद एक देखिए बड़ा ही विद्युत उत्पादन वाला स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, भोपाल की रास्ता वहां से करती है। ललितपुर, बीना बबीना के पास जो है ललितपुर, वहां पे एक जगह है, वहां पर भी इस प्रकार की एक बांध है, छोटा सा, लेकिन उतना फेमस नहीं है, गोविंद सागर। तो डिपेंड करता है कि आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन में था या फिर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था, ठीक है भाई। सरदार सरोवर परियोजना, ये ओमकारेश्वर परियोजना, ये दोनों अलग अलग हैं। नर्मदेश्वर परियोजना ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदेश्वर परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना। इसके अलावा दामोदर घाटी परियोजना, नाम से स्पष्ट दामोदर नदी पर है और इंडिया की पहला जो है नदी घाटी परियोजना थी ये। इनको जो बसाया गया था 1948 में, ठीक है। इनके अलावा इसमें किस किस स्टेट की भागीदारी है, तो भाई पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड राज्य भी संबंधित है इसके अंदर। भाखरा नांगल परियोजना भारत की सबसे ऊंची ग्रेविटेशनल जो आपका जो डैम है, ग्रेविटेशनल वाला, गुरुत्वीय वाला। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो भाखरा नांगल। लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तब आप मारेंगे टिहरी बांध। ये कहां पे भाई, उत्तराखंड के अंदर 261 मीटर से भी जो है अधिक ऊंचा है ये बांध, है ना। ये उत्तराखंड में भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे लंबी बांध परियोजना ये महानदी पर स्थित है, जो आपका कहां पे है, हीराकुंड बांध है, और ये कहां पे है, ओडिशा के अंदर है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। महानदी प्रद्वीपीय भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है उनके
तीसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है। पहला कौन है भाई? गोदावरी। पहला कौन है? गोदावरी। पेनगंगा याद है ना, पेनगंगा, बेनगंगा, बरधा, ये सब नदी है, सहायक नदी मंजीरा, है ना। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी कृष्णा, और तीसरा सबसे बड़ी महानदी। दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत की दक्षिण कोरिया को हरा के, भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा के कौन सा महिला प्रतियोगिता जीता है? आंसर से पहले जरा एक चीज पढ़ लीजिए। कल के वीडियो सेट नंबर 51 का थंबनेल है भाई, है ना। कल का वीडियो सेट नंबर 51 का थंबनेल है। कल में कोई एग्जाम नहीं था, कल एक वीडियो बनाया था 51 नंबर प्रैक्टिस सेट, उसके थंबनेल पे ये क्वेश्चन अभी भी हवा में, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। मैंने बताया कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप महिला वाला और जूनियर हॉकी एशिया कप पुरुष वाला दोनों जीत लिया 2023 में। कौन? इंडिया, पुरुषों में और महिलाओं में। लेकिन फर्क क्या है? तो एगो हुआ ओमान में और एगो हुआ जापान में। तो जो पुरुष वाला हुआ वो हुआ ओमान में, और जो महिला वाला हुआ वो हुआ जापान में, ठीक है। एशिया कप पुरुष हॉकी जूनियर 2023 के विजेता भी भारत है ना। लेकिन ये पाकू को हराया है और ये कोरिया गणराज्य को हराया था, ठीक है, महिला वाला। तो ये जो है कल दोनों बताया गया था और आज पूछा गया। इसके अलावा अरब सागर किस महासागर का भाग है? याद हो भाई, मैंने पूछा है कि बताइएगा कि भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होता है दादा बंगाल की खाड़ी। तो अभी मैंने बताया था कि भाई ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये जो अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो ये जो अरब सागर है, ये जो बंगाल की सागर है ना, तो ये भाई कहाँ से आया है? ये किसके पुत्र हैं? किस महासागर के पुत्र हैं? तो आपका कहना जी ये इंडियन ओशियन का पुत्र है, ये हिंद महासागर के बेटे हैं, जो अलग अलग पार्ट है। देखिए महासागर मतलब सागर का पिता और सागर मतलब सागर से छोटा। तो ये सब क्या है? समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। नहीं तो पता चले जाओ वहां पे घूमने, खाड़ी समझ के क्रीक, है ना, ऐसा नहीं है, समुद्र है भाई, है ना। तो अरब सागर का जो है पार्ट है आपका, अरब सागर जो है हिंद महासागर का भाग है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। आप जानते हैं कि दुनिया में 5 सबसे बड़े बड़े महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं, जिसमें आर्कटिक सबसे छोटा है। अगर आप बड़े बड़े एग्जाम देंगे तो सबसे 5वां जो है उसको नहीं मानता है महासागर, लेकिन आपको पढ़ना है एसएससी लेवल तक, है ना। तो ये 5 महासागर है। इसके अलावा जो आपका हिंद महासागर है, ये तीसरा सबसे बड़ी महासागर है। मैंने कहा एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, इंडिया के नाम पे इसका नाम जो है हिंद महासागर रखा गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। देखिए जनजाति जो आपका जीव जंतु है ना, वो तो सब महासागर में है भाई। और सबसे बड़ा जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है, ये महासागर के अंदर ही डेवलप होता है, ये भी बात जानिए, ठीक है। लेकिन जो मतलब लोग जो रहते हैं ना, जो कंट्री जो बसाया गया ना, वो सबसे ज्यादा जो है आपके हिंद महासागर में, श्रीलंका वगैरह, मालदीव वगैरह कहाँ पे है? हिंद महासागर में, समझ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है ओवरऑल। इसके अलावा सबसे गहराई वाला महासागर भी प्रशांत महासागर है। और गहराइयों में सबसे गहराई वाला स्थान कौन है? तो मरियाना खाई है। कितनी गहराई है भाई? तो 11,000 मीटर से ज्यादा गहराई है। आप समझ सकते हैं 11 किलोमीटर गहरा, कोई आदमी चला जाए तो सांसें लेने के कारण मर जाएगा। इसके अलावा अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है, माफ कीजिएगा, पहला तो प्रशांत महासागर है, तो ये दूसरी होगा, लिखा भी सही है, मैं थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो गया। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में ग्रैंड और डागर बैंक स्थित है। अब ग्रैंड और डागर बैंक क्या है? मैंने आप लोग बता दिया था, मछली पकड़ने का केंद्र है। क्यों होती है मछली पकड़ने का केंद्र? इधर से आया लेब्राडोर, इधर से आया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा है? गर्म। लेब्राडोर कैसा जलधारा है? ठंडा। दोनों जहां मिला तो यहाँ पे एक आदर्श स्थिति बन जाती है। यहाँ पे एक घास पाया जाता है जिसका नाम है प्लैंकटन। क्या नाम है? प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है। और ये प्लैंकटन नामक घास है ना, ये प्लैंकटन नामक घास जो है मछली को काफी पसंद होती है, ठीक है, मछली को काफी पसंद होती है, जिसे खाने आते हैं और यहाँ पे अपना शिकार हो जाते हैं। तो ये वाला जो है ग्रैंड और डागर बैंक जोन, ये मछली उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। इसके अलावा आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व को जो जाने में हवा के साथ ही घुल मिल जाती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी
सामूहिक रूप से हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सोडियम, सीजियम, ये सभी के सभी समूह एक के तत्व हैं आपके, ठीक है, समूह एक के तत्व हैं। तो इसमें से अगर सबसे फाइन बात करें कि कौन से उड़ेंगे, तो सोडियम कहाँ गया भाई, सोडियम। अगर आपका सोडियम ऑप्शन में है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सोडियम अगर पानी में चला जाए तो आग लगा देता है, सोडियम अगर पानी में चला जाए तो आग लगा देता है ना। इसीलिए सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। आपने जो जादूगर बाबा को देखा होगा पानी में ब्रूम आग, तो ये क्या मारता है, सोडियम मारता है पानी के ऊपर, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो समूह 1 है और 2 है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, तो अल्कलाइन मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, जिसमें से 2 को पृथ्वी क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा 3 से 12 जो है, देखिए यहाँ पे शमसुद्दीन लिखा गया है भाई। समूह 3 से 12 संक्रमणीय धातु या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये ज्यादा मेटेलिक गुण रखते हैं, है ना, ये जो है धात्विक गुण अधिक रखते हैं। इसके अलावा समूह 18 में नोबेल गैस है, 17 में हेलोजन, 16 में ऑक्सीजन ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप 15 में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ग्रुप, है ना, 14 में आएंगे कार्बन ग्रुप, 13 में आएंगे बोरॉन ग्रुप। इसके नाम से ही ग्रुप का नाम दे दिया गया। आपके सामने आवर्त सारणी दिख रहे होंगे, इससे आपको जो है नाम याद कर लेना है। देखिए 18 में अक्रिय गैस, 17 में आपका हो गया हेलोजन, है ना, 16 में आपका कैल्कन जो ऑक्सीजन ग्रुप भी कहलाता है ना, 15 में आपका नाइट्रोजन, 14 में कार्बन समूह और आपका जो है 13 में बोरॉन, 3 से 12 आपका संक्रमणीय, 1 और 2 अल्कलाइन। तो 18 समूह का नाम आप 18 सेकेंड में भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है निम्नलिखित, अच्छा कुछ और बता दें आवर्त सारणी से, वीडियो लंबा हो रही है, माफ करना भैया, बताऊंगा तो जरूर, है ना। देखिए आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं, 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं और आपका जो बच गया 7 है ना, 7 जो बच गया ये उपधातु हैं, सीलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस प्रकार से। इनके अलावा ये आवर्त सारणी की खोज जो किए हैं, अभी वाला जो हम आपको दिखाए हैं, ये मोस्ले साहब का आवर्त सारणी है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव साहब भी काम किए हैं। मेंडलीव साहब आवर्त सारणी पूछा जाता है कब आया था, तो 1869 में आया था। हाल में ही 150वां वर्षगांठ मनाए हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त, 9 गो वर्ग था। मोस्ले के आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त और 18 गो वर्ग है। तो ये सब बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब जैसे ही कुचिपुड़ी आया तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी, जो भी रेड्डी सरनेम है दादा, ये कहाँ जाना है आपको, आंध्र प्रदेश जाना है और बिरयानी खा के आना है। हैदराबाद वाला आप तो तेलंगाना में चला गया है ना, तो वहां से जाके जो है बिरयानी खा के आना है, कुचिपुड़ी नृत्य को लगाना है रेड्डी फैमिली के साथ, है ना। हम कुचिपुड़ी नृत्य, हम बिरयानी खाने के लिए रेडी रहते हैं, चलिए, है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से हैं। उनके प्रमुख कलाकार रेड्डी फैमिली, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये सब जो है कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मोहिनीअट्टम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसे पूर्व में सादिर अट्टम भी कहा जाता है। बाद बाकी इनके कलाकार रुक्मिणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, इसके अलावा है ना कमला कुमारी कमला, इसके अलावा है ना मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये सभी के सभी आपके भरतनाट्यम, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम के साथ ओडिसी भी, इस प्रकार से ध्यान रखना है। मृणालिनी सारा भाई, है ना। इनके अलावा महाराज सरनेम है तो कहाँ जाओगे, महाराज सरनेम है तो कहाँ जाओगे, राजमहल जाओगे, जी नहीं, राजमहल की पहाड़ी भी है भाई, हर लफ्ज में क्वेश्चन है ना। महाराज सरनेम जो है तो आपको जाना है जी कथक नृत्य के साथ या तबला बजाने के लिए, ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे महाराज सरनेम वाला, ठीक है। इसके अलावा रेड्डी सरनेम है, कहाँ जाइएगा, कुचिपुड़ी के साथ। सिंह सरनेम है, कहाँ जाना है, मणिपुरी के साथ, जैसे नल सिंह, आतम सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, है ना, गुरु विपिन सिंह, ये सभी के सभी आपके जो है मणिपुरी में चले जाएंगे। झावेरी बहन कहाँ गई, ये भी मणिपुरी में चले जाएंगे। महापात्रा सरनेम है, उड़ीसा के पास चलेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 से एक प्रश्न आया था। देखिए मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिया है। ये 2 राज्य को रिलेट करता है, एक तो छत्तीसगढ़ को और एक उत्तर प्रदेश को। अगर उत्तर प्रदेश को रिलेट कर रहा है तो गोंड जनजाति से संबंधित यहाँ पे है, और छत्तीसगढ़ में कई सारे जातियों को एक साथ इस लिस्ट के तहत जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है मुझे कि भाई इसकी मंत्रालय पूछा है, मंत्रालय से तो स्पष्ट है ना भाई कि कौन से काम करवा रहे हो तो मंत्रालय से, है ना। लेकिन किस राज्य से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो फिर
कंफ्यूजन है क्योंकि ये 2 राज्यों से हैं हाल फिलहाल वाले। इनके अलावा मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मंदिर में जो प्रवेश है, जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से स्पष्ट है, मंदिर प्रवेश आंदोलन की मंदिर में जो है पहले बैन हुआ करता था, बाद में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है 1927 में महान भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा चलाया गया। तो ये जो है आपके भीमराव अंबेडकर आंसर हो जाएंगे। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा चलाया गया था। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन की ईस्वी भी कभी कभी आपसे पूछ देता है एग्जामिनर, तो 1930, 31 और 32 था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन के अंदर हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। गांधी जी सेकेंड वाले जो है राउंड टेबल में भाग लिए थे। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तक कौन है भाई? वेटिंग फॉर वीजा, अभी इससे पहले बताया था। भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच जो है पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता इसे ही कहते हैं, 1932 में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत की तृतीय लड़ाई पूछा है। देखिए पानीपत की तृतीय लड़ाई हो, बक्सर का युद्ध हो, चौसा का युद्ध हो, बिलग्राम का युद्ध हो, तालीकोटा का युद्ध हो, है ना, तराइन का प्रथम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे बच्चे को जो जुड़े हुए हैं हमसे, है ना भाई। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। इस युद्ध में जो है मराठों की हार होती है और मराठों के तरफ से जो सेनापति थे ये कौन थे? तो सदाशिव राव थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 4 करोड़ बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि पानीपत के थर्ड लड़ाई में मराठों का सरदार कौन था? तो आपको बताना है सदाशिव राय। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 होती है, बाबर जो है जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को हराता है, सल्तनत की समाप्ति हो जाती है, दिल्ली की सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है इंडिया में, जो 1857 तक जो है सिपाही विद्रोह तक रहा था और अंतिम मुगल सब बादशाह है ना बहादुर शाह को कैद करके अंग्रेज ने बर्मा ले गया था। तब तक जो है मुगल शासक चला था इंडिया के अंदर। इसके अलावा पानीपत की दूसरी ड्यूटी है ना, दूसरी लड़ाई है ना, ये हुआ था 1556 में। अकबर और हेमू के बीच में विजय अकबर रहे थे। इसके अलावा प्लासी का युद्ध कब होती है? 1757 में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में अंग्रेज जीत जाता है ना। अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है ना 1764, एक मिनट माफ कीजिएगा थोड़ा सा उल्टा लिख गया, अगर कंफ्यूज हो जाएगा आप ठीक से देखिए। प्लासी का जो युद्ध हुआ ना 1757 में है ना, तो सिराजुद्दौला हमारे इंडिया के तरफ से, अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। तो ये तीनों जो पॉइंट है ये है आपका प्लासी का युद्ध का। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में। अब यहां से चलेंगे 1764 से बक्सर का युद्ध में। 1764 बक्सर का युद्ध, अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के मुगलिया सेना तीनों एक साथ, और उधर से थे मुनरो के सेना। फिर भी मुनरो जीत गया। क्यों बताइए है ना, इसमें बहुत ज्यादा बात है, जाने दीजिए। चलिए इसके अलावा गिल्टी का एंटोनिम्स क्या है? इनोसेंट। क्या होती है भाई? इनोसेंट। मेरा कहने का मतलब है बहुत बात का मतलब जो है हाईली जो आपका मतलब आधुनिक वेपन्स थे ये अंग्रेज के पास थे, हमारे पास तो थे ही नहीं, तो हम तो है उसी में चल रहे थे, तो कैसे जीतेंगे बताइए ना। इसके अलावा भी और कारण है ना। देखिए जो है जो हम गुलाम थे तो ऐसा नहीं कि सब अंग्रेजी के द्वारा ही सताए जाते थे। हाँ, हमारे अपने भाई बंधु भी उनके सेना में हुआ करता था। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? आपने कई सारे पिक्चर में चीज देखा ही होगा। चलिए इनके अलावा गिल्टी का एंटोनिम्स क्या है भाई? इनोसेंट है ना। गिल्टी मतलब क्या होता है? दोषी है ना, कल्प्रिट कह सकते हैं इसको है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनोसेंट हो जाएगा, जो भाई शामिल ना हो, इंडल्ज ना हो कोई मतलब क्राइम वगैरह में। इनके अलावा पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये कोई पूछता है तो सितार से है। निखिल बनर्जी भी सितार से, अनुष्का शंकर भी सितार से, अरविंद पारेख भी सितार से, शाहिद परवेज भी सितार से, बंदे हसन भी सितार से और आदित्य मुखर्जी भी सितार से। इसके अलावा सबसे पहले 1968 में पंडित रविशंकर साहब को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था है ना, ये वेस्ट मिट्स ईस्ट के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वाला जो कीर्तन है ना इनका, ये भी पूछा जाता है कि भाई किसके लिए मिला था। फिर पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न दिया गया, जो संगीत के क्षेत्र में द्वितीय भारत रत्न जीतने वाले कलाकार बने। बिरसा मुंडा स्टेडियम, अब बताइए कितने दिन बताएं भाई कि जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, 2 स्टेडियम में हुआ है, एगो कलिंगा में एगो बिरसा मुंडा में। तो कलिंगा आपका भूवी में भुवनेश्वर में है, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को भूवी बोलते हैं है ना, हालांकि कुमार वाला नहीं जगह है। इसके अलावा एक बिरसा मुंडा स्टेडियम है, ये आपका राउरकेला में। और कल मैंने इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि भाई राउरकेला में जो फैक्ट्री लगाए गए ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो किसके सहयोग से? बहुत बच्चे सही जवाब दिए हैं, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि यहीं पे वर्ल्ड कप हुआ है, हॉकी वर्ल्ड कप, और जर्मनी जीत गया है। तो हर जगह लॉजिक है भाई, हर जगह। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम किस राज्य में है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 हॉकी
हॉकी वाला, ये उड़ीसा के अंदर हुआ है। 2 स्टेडियम, कलिंगा और बिरसा मुंडा में। तो कलिंगा आपका कहाँ पे है? हाँ, कलिंगा हो गया आपका भुवनेश्वर में, और बिरसा मुंडा आपका हो गया कहाँ पे? राउरकेला में। राउरकेला में देखिए रेल से संबंधित कारखाना भी है, राउरकेला में फैक्ट्री भी है जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। इसके अलावा जो इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप हुए, विजेता जर्मनी रहे, विजेता बेल्जियम रहे। भारत जो है हॉकी वर्ल्ड कप एक बार जीते थे 1975 में, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में। शुरुआती सत्र के विजेता पाकू है, और पाकू ही सबसे अधिक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, सबसे अधिक सफल टीम है पाकू, मतलब पाकिस्तान। इसके अलावा है ना, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपका बिरसा मुंडा साहब के जन्मदिन के अवसर पे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। गुआ किस भारत की प्रमुख खनन है? गुआ जो है खनन है ना, जो खनन क्षेत्र है गुआ, ये गुआ झारखंड में है। ये सिंहभूम से कुछ ही दूरी पे है ना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा, हाँ यही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा झारखंड में जादूगोरा भी है ना, ये यूरेनियम के लिए फाइन है। इसके अलावा झरिया, ये कोयला के लिए है। इसके अलावा और भी कई सारे खनन क्षेत्र हैं झारखंड के अंदर, लेकिन जो फेमस है एक आपका सिंहभूम भी है। सिंहभूम में आपको लोहा मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आप लोग बताइएगा कि लौह अयस्क पूछा गया था क्या, कि लौह अयस्क से संबंधित गुआ, हमको लगता है गुआ में भी लौह अयस्क ही मिलता है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें मैं 100% नहीं हूं। इसके अलावा झारखंड का प्रमुख खाद्य पदार्थ है धुसका। मैंने बताया था धुसका नाश्ता होता है, एक आपने बताया था पीठा आपका असम वगैरह में बनता है, और धुसका जो है आपका झारखंड में बनता है। प्रमुख त्योहार कौन सी है? रोहिणी है, सरहुल है, जटजटिन है, कर्मा है। ये सब छौ नृत्य भी झारखंड में होती है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा के साथ साथ, ये सब ध्यान रखेंगे झारखंड से रिलेटेड में। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में होती है? तो मैंने बताना है भाई बैसाख में होती है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी? नेपाल में हुआ था। ये कौन से मतलब देश में है? तो नेपाल में है, लुम्बिनी, माफ कीजिएगा, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में है, ठीक है। इसके अलावा मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उस समय इसे कुशीनारा कहा जाता था, और उस समय जो है यहाँ पर मल्लों का संरक्षण था। मल्ल एक जनपद था, और मल्लों के संरक्षण में ही बुद्ध का जो है अंतिम सांस जो है निकला था। इनके अलावा भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहेंगे तो श्रावस्ती में दिए थे, है ना। बुद्ध महान विचारक हुए भाई, है ना, बहुत बड़े स्तर के ज्ञानी थे। इनके अलावा भगवान बुद्ध की जो भाषा थी उपदेश देने की, पाली थी, और महावीर स्वामी की जो भाषा थी ये आपका प्रकृत थी। इनके अलावा 4 बौद्ध संगति राजगीर, पाटलिपुत्रा, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में हुआ है, जिसमें राजगीर में आपका अजात शत्रु के समय हुआ है, वैशाली में काला शोक के समय, पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ है ना भाई। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया अंग्रेजी के अंदर, एक क्रिएचर डिपेंड अपॉन अदर लाइफ्स या लाइफ, है ना, मतलब जो दूसरे के जिंदगी पे अपना जो है निर्वाह करता है, जैसे पैरासाइट। जैसे आपने अमरवेल देखा होगा, अगर पेड़ पौधे की बात करें तो ये भी पैरासाइट है, अमरवेल। किसी भी पेड़ पे फेंक दीजिए, पूरा पेड़ पे जो है अपना जीवन यापन करेगा, भले उसका जड़ नहीं रहेगा और कभी मरेगा भी नहीं, अमरवेल, ठीक है। तो ये पैरासाइट है। जैसे माथे में जो ढील होता है ना, ढील जिसे जू बोलते हैं, है ना, ढील होता है माथे में काला कलर का, है ना, तो ये भी जो है आपके क्या है? पैरासाइट है। मच्छर वगैरह भी पैरासाइट है, खटमल भी पैरासाइट में आ जाएगा, जो दूसरे पे डिपेंड है भाई, है ना। हम लोग भी पैरासाइट है ना, हम लोग भी पैरासाइट है, पेड़ पौधे पे डिपेंड है, लेकिन हमको पैरासाइट नहीं माना जाता है। इसके अलावा शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। अब शंभू महाराज पूछा है या किशन महाराज पूछा है? एक बच्चे ने किशन महाराज भी बताया, तो बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या था। तो लखनऊ घराने से है शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के बिंदादीन कालका घराने से हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी कथक से संबंधित है। बनारस घराने के संस्थापक पूछा जाता है, पंडित राम सहाय है। अल्लाह रखा पंजाब घराने से है, अल्लाह रखा जाकिर हुसैन साहब के जो है पिताजी थे। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, ये किराना घराना से संबंधित है। पंडित जसराज जो है ये मेवाती घराने से संबंधित है। तो ये जो कुछ घराने हैं जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री इडियम का क्या अर्थ होता है? मैंने इसे समझाया था आपको एग्जाम्पल देके, कि मान लीजिए ये आपका एक पेड़ है, ये जो है किस चीज का पेड़ होगा भगवान जाने, चलिए कोई भी पेड़ है, इस प्रकार का पेड़ है, ठीक है, इस प्रकार का पेड़ है। यहाँ पे एक है आपका कुत्ता, यहाँ पे जो है एक आपका कुत्ता है, ठीक है, ये कुत्ता है ना, ये कुत्ता है, ठीक है। तो ये कुत्ता, एक पक्षी इस पे बैठा रहता है, तो इसे देख के भौंकता है। जब कुत्ता की ध्यान कहीं और चला जाता है तो ये पक्षी उड़ के इस पेड़ पे आ जाता है, ठीक है, इस पेड़ पे आ जाता है, लेकिन ये कुत्ता अभी भी यहीं पे भूख रहा होता है। तो यहीं से इस चीज का ओरिजिनेट हुआ था, इस वाले जो है ईडियम का, कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब ये पक्षी को देख के भौंक रहा है, लेकिन पक्षी तो इधर आ गया है, फिर भी ये यहीं भौंके जा रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ गलत जगह प्रयास करना, गलत जगह जो है आपका जो है भ्रमित हो जाना, इस प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप आया है, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप आया है। आप लोग बताएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या था, वैसे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक
ठीक है भाई, है ना। सांची का स्तूप भी हो सकता है, पिपराहवा का स्तूप भी हो सकता है, पिपराहवा भले फेमस ना हो लेकिन ये भी हो सकता है ना। सांची का स्तूप भी हो सकता है, सांची का स्तूप, है ना। केसरिया, केसरिया, अच्छा ये बौद्ध मठ तो पूछ नहीं रहा है, बौद्ध मठ पूछता तब केसरिया होता, है ना। तो सांची का स्तूप, पिपराहवा का स्तूप, इन दोनों में से बताइएगा कि कौन सा जो है आपसे पूछा गया था। ये धमे के स्तूप, ये तो नया है ना, धमे के स्तूप सारनाथ में, ये भी पुराना है बौद्ध काल का, है ना। तो इन तीनों में अगर मान लीजिए कि यही तीनों ऑप्शन हो तो मैं पिपराहवा के साथ चला जाऊंगा। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा था या फिर इसमें से था या नहीं था, ठीक है। एक आपका जो है इस्टेसी का जो है, इस्टेसी का एंटोनिम पूछा है। इस्टेसी का एंटोनिम, इसका मतलब क्या होता है ना कि जैसे बहुत ज्यादा कोई ईगर हो, कोई चीज करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, तो इसका उल्टा है तो शुष्क हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, जो धीमा होता है ना, जो आपका लेथर्जी टाइप का होता है, इसका जो है इंथुजियास्टिक होता है ना, इंथुजियास्टिक, है ना, उसका उल्टा समझ लीजिए इसको भी, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपके, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह मिलेंगे। तो जो पेड में बच्चे हैं, जो हमारे 57 क्लास की पीडीएफ बाय कर रखे हैं, वो तो फायदा समझ ही रहोगे उसकी, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं 57 क्लास प्लस टॉपिक वाइज प्लस हाल फिलहाल के सभी एनालिसिस एक ही साथ मात्र 25 रुपया में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और ये पीडीएफ जो एनालिसिस वाली, ये आप पीडीएफ बाय करो ना करो, आपको फ्री में भी टेलीग्राम पे रात को दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 4 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, एनालिसिस करवाऊँ, बिना इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट का नहीं करवाता हूं। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना कोई काट छांट किए हुए हूबहू दिख जाते हैं। इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज तीनों ही शिफ्ट में अपने फैक्ट का अच्छा दबदबा रहा, करीब 19 क्वेश्चन तक पहुंच गए, पहले वाले में तो 20 पहुंच गए थे, है ना। तो अच्छा दबदबा कह सकते हैं फैक्ट का। तो फैक्ट ध्यान से सुनिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सभी के सभी प्रश्न जो है तपेश तिवारी जी दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल में इन्हें एक्टिव पाएंगे। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तपेश तिवारी जी। और व्हाट्सएप पे एक प्रिंस कुमार नाम का बालक है, इन्होंने भी क्वेश्चन काफी सेंड किए हैं, तो इन दोनों बालक को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक प्रश्न पूछा गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, कौन नहीं जानता, है ना। तो ये कहाँ पे, गुजरात के अंदर। नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी को ही मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है ना। अब इसका नाम बदल दिया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये स्टेडियम जो है दुनिया में इस समय सबसे बड़ी स्टेडियम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आपका IPL का फाइनल मैच 2023 वाला हुआ था, जो IPL का 16वां संस्करण था। CSK वर्सेस आपका GT था, है ना। GT जो है रनर अप रहे थे और CSK जो है विजेता रहे थे। यहाँ पे आपका डकवर्थ लुइस पद्धति का इस्तेमाल हुआ था। डकवर्थ लुइस पद्धति जो है ये क्रिकेट में इस्तेमाल होता है और 15 ओवर के खेल हो गया था, जिसमें CSK को विजेता घोषित किया गया। ठीक है भाई। इसके अलावा गुजरात का अन्य आकर्षण में आएंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी मिलेगा। ये कहाँ पे है, एकता नगर केवड़िया के अंदर। केवड़िया पुराना नाम, एकता नगर नया नाम। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, आप सभी जानते हैं, जो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है ना, जो नर्मदा नदी के तट पे है। आपसे कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी को MP का जीवन रेखा कहा जाता है। अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहती है ना, भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये सब नर्मदा नदी की विशेषता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी है। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ये तीनों के तीनों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा मैं अभी क्या बता रहा था, जो आपका केवड़िया का नाम है ना, केवड़िया का नाम जो आपका एकता नगर हुआ है, ये क्यों हुआ है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। 31 अक्टूबर को आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि किसके जन्मदिन पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। तो इसी कारण केवड़िया का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा और आएंगे गुजरात में आकर्षण, है ना, तो गुजरात में आपको पालीताना का जैन मंदिर मिलेगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर मिलेगा। ये मोढेरा इंडिया का 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव है, यानी
यानी यहाँ पे सोलर एनर्जी 24 घंटा अवेलेबल है। इसके अलावा आप जाएंगे तो गुजरात में आपको कच्छ के रन मिलेंगे, काठियावाड़ी प्रायद्वीप मिलेगी, रानी का भाव मिलेगा, एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी टर्मिनल भावनगर मिलेंगे, भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र मिलेंगे, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र मिलेंगे, आनंद डेयरी मिलेंगे। ये सभी कहाँ मिलेंगे? गुजरात के अंदर मिलेंगे। मारो गुजरात, हमारो गुजरात। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, सुनील कोठारी को 2019 में कौन सा अवार्ड मिला है? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, गुरु केलू चरण महापात्रा अवार्ड जो है सुनील कोठारी को मिला है। एक बच्चा इसका क्षेत्र बोल रहा था, है ना, कि क्षेत्र पूछा गया है। तो अगर इसका क्षेत्र पूछा गया होगा, है ना, तो ये क्षेत्र से क्या होगा भाई? इनका क्या काम था कि ये कई सारे नृत्य जैसे भरतनाट्यम, सतरिया, है ना, इसके अलावा कथक में भी इन्होंने काम किया है। तो बहुत सारे नृत्य के ऊपर जो है ये लेखन का काम करते थे। ठीक है, लेखन का काम करते थे, है ना। तो इनके लिए इसे 2019 में गुरु केलूचरण महापात्रा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरु केलूचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के जो है प्रमुख नर्तक हैं और इन्होंने सृजन नामक स्कूल भी खोले थे, है ना। ओडिसी नृत्य जहां पे सिखाया जाता है, सृजन संस्था नाम है इनका, संस्था का नाम है ना। तो ये क्वेश्चन में बताएगा कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है। तपेश ने लिखा है सुनील कोठारी को किस लिए मिला अवार्ड, है ना। तो किस लिए? तो लेखन करता है। एक बच्चे ने बोल रहे हैं कि किस क्षेत्र में, तो हो सकता है कि ऑप्शन में क्षेत्र दिया हो, लेखन, गायन, नर्तक, इस प्रकार के। तो बताइएगा क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा गुरु केलूचरण के महापात्रा पुरस्कार भारत के उन सभी कलाकारों को दिया जाता है जो दुनिया भर में संगीत, सिनेमा, रंगमंच, नृत्य आदि में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2019 के लिए यह पुरस्कार और भी जो है मतलब म्यूजिशियन को दिया गया है, जैसे तबला वादक हरमोहन खुंटिया को दिया गया है। अब हरमोहन खुंटिया आपके लिए VVI हो जाएगा तबला वादक में आने वाले शिफ्ट के लिए। दुर्गा चरण, सुनील कोठारी, लीला वेंकट रमन, इन सभी को जो है आपको गुरु केलूचरण महापात्रा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। गुरु केलूचरण के अनुसार महापात्रा सृजन नामक संस्था के भी संस्थापक हैं, जो मैंने आपको बता दिया है कि गुरु केलूचरण महापात्रा जो है ये आपका सृजन नामक संस्था के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। इनके अलावा सौरव गांगुली की बायोग्राफी, आज ही मैंने सारे खिलाड़ी की बायोग्राफी जो है एक एक करके पढ़ लिया था, हाँ, है ना। मैं भैया मैं करिश्मा का कोई ये ऋतिक रोशन नहीं हूँ कि 10 मिनट में पढ़ लूंगा, ऐसे ही मजाक किया था। लेकिन मैंने आपको जो है ये रिवाइज जरूर करवा दिया था कि किसका कौन से किताब है, यहाँ तक कि सानिया मिर्जा, है ना, जो भी खिलाड़ी हैं उनकी किताब। परसों चौथे रोज मैंने नेता की सारे किताब बताया था, आज मैंने पहले 2 शिफ्ट में एनिशिएंट बुक बताया। तो बुक से क्वेश्चन कहाँ जाने वाली? तो सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सौरव गांगुली को हम दादा भी कहते हैं, है ना। ये हमारे भूतपूर्व इंडिया के कैप्टन रहे हैं। इनके अलावा सौरव गांगुली अभी अभी जो है BCCI के अध्यक्ष पोस्ट से मुक्त हुए हैं और अपने जगह पे है रोजर बिन्नी साहब को रखे गए हैं। तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक है भाई। प्लेइंग इट माय वे, ये सचिन तेंदुलकर की किताब है। दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। दूसरे स्थान पे कुमार संगकारा है, तीसरे स्थान पे पोंटिंग है, चौथे स्थान पे सनत जयसूर्या है, पांचवें स्थान पे विराट कोहली है, छठे स्थान पे महिला जयवर्धन है। इस प्रकार से आप नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा बिलीव किसके हैं? बिलीव व्हाट टॉट मी क्रिकेट इन लाइफ, इस प्रकार से किताब का नाम है। ये सुरेश रैना साहब का किताब है। जब इनको IPL में सिलेक्शन नहीं मिला था, इस वाला नहीं, पिछला IPL में, तभी जो है ये किताब का विमोचन करवाए थे। इनके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह साहब का किताब है ना। युवराज सिंह साहब, है ना, इनको पता ही होगा कि बीमार हो गए थे। इनके अलावा 281 एंड बियॉन्ड, ये BVS लक्ष्मण की किताब है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 281 रन लगाए हैं। इनके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। सानिया मिर्जा जो है शोएब मलिक के पत्नी है ना। शोएब मलिक कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल के जो है पुस्तक है। सनी डेज सुनील गावस्कर साहब के पुस्तक है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव साहब के पुस्तक हैं। कपिल देव साहब ODI में टेस्ट शतक लगाने वाले इंडिया की तरफ से पहला, T20 में पहला शतक आपका सुरेश रैना और टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लाला अमरनाथ लगाया था इंडिया की तरफ से। तो ये बात भी ध्यान रखें।
देखेंगे। जो मतलब दोहरा शतक जो इंडिया की तरफ से पहले लगाया ना वो सचिन ही लगाया है, ठीक है भाई। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला साहब। अभी अभी 2-3 दिन पहले गांधी मंडेला पुरस्कार जो दलाई लामा को मिला है वहां पे मैंने इनकी बात कर ली थी, ठीक है। तो आज 2 किताब पूछा है इस शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में नृत्य से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एग्जामिनर को परख पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने 57 वीडियो वाला सीरीज को फॉलो किया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, गारंटी के आधार पे बता रहा हूं, मतलब आज के आए हुए क्वेश्चनों के आधार पे बता रहा हूं भाई, ठीक है। आज तीनों शिफ्ट में जो है फैक्ट काफी धूम मचाए, और यहां तक कि 20-20 क्वेश्चन, 25 में अगर आपने 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कहीं से पा जाओ कि भाई ये हमने पढ़े हैं एग्जैक्ट, तो क्या ही टेंशन बनती है भाई। अगर 5 में 2 तिक्को लगा दिए, 2 सही हो गया, तो भी निगेटिव में नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, घाटा के सौदे नहीं है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से तो अगर आपको ये 57 वीडियो वाली सीरीज चाहिए तो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट पे विजिट करके वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ का भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके 25 रुपये में इसे बाय कर सकते हैं। हमारा 57 क्लास की नोट, साथ ही साथ है ना 10 से 12 जो है टॉपिक वाइज नोट, इसके अलावा जो एनालिसिस सीएचएसएल का हुआ, सीजीएल का हुआ और जो एमटीएस का हो रहा है, तो ये सारे के सारे मात्र 25 रुपए की हैं। तो जिनको बाय करना है वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध गुरु हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। इनके अलावा नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है ना। इनके अलावा नेल्सन मंडेला 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यह पूर्णतः विदेशी है जिन्होंने भारत रत्न अचीव किया था। हालांकि भारत रत्न जो है आपका मदर टेरेसा भी 1980 में प्राप्त की है, लेकिन इन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी थी, तो ये भारतीय हो गया। हालांकि मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी, ठीक है। ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, उत्तर प्रदेश में एक राज्य सरकार के एग्जाम में, कि मदर टेरेसा का जन्म स्थान किस देश में है, तो अल्बानिया बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है, तो ये भी पूर्णतः विदेशी नहीं है, इसीलिए पूर्णतः विदेशी जो है आपके नेल्सन मंडेला साहब हो जाएंगे। इनके अलावा भारत का पहला महिला ग्रैमी अवार्ड, आज ही बात करा हमने इसको, आज ही बात करा पहले शिफ्ट में, जब पंडित रविशंकर को पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तभी मैंने ग्रैमी अवार्ड को रिलेट कर दिया था। मुझे पता है ना आगे क्या सोचेगा, वहां तक मैंने पहले ही सोच लेना है भाई, है ना। तो भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड तन्वी शाह को दिया गया था महिला में। हालांकि फाल्गुनी पाठक को भी मिला है ना। सावन में वाला गीत सुने होंगे ना आपने, सावन में, इस प्रकार से। सबसे पहले 1968 में भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए दिया गया था। तत्पश्चात पंडित रविशंकर साहब को 99 में ये जो दिया गया आपका कौन सा भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे, सितार से संबंधित है। भारत में जो नाटू नाटू सॉन्ग है, जो RRR पिक्चर के गीत है, नाटू नाटू नाटू, तो इस पिक्चर को 2023 के लिए अभी हालिया ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो इस पिक्चर से तो एक तो ये पूछा जाता है कि किसको मिला है, तो आप बता देते हो नाटू नाटू नाटू। एक आपसे पूछता है कि इस म्यूजिक के जो है, इस मतलब ये सॉन्ग के कंपोजर कौन है, तो आप बताओगे MM किरवानी। इसे नोट कर लो, लिख लो, एग्जाम में आएगी भाई, है ना, कि RRR पिक्चर की जो गीत है आपका नाटू नाटू, इसके कंपोजर कौन है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगला हमारा भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर हो गया, मतलब अब कौन कौन जीते हैं ये बता रहा हूं। तो भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर साहब जीते हैं पहली बार। सोनू निगम साहब 2017 में जीत लिए, मुबारका के लिए। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब 2008 में, जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से, गोल्डन ड्रम प्रोजेक्ट के लिए जीते थे। इसके अलावा AR रहमान साहब जय हो के लिए एक बार, और एक बार आपका स्नोप डॉग मिलीनियर इसी के लिए, जय हो के लिए। और वर्ष 2022 में और 2023 में दोनों में डिवाइन टाइट्स के लिए आपका जो है रिकी केजी चेन्नई के रहने वाले हैं, इन्होंने जीते हैं आपका कौन सा ग्रैमी अवार्ड। तो ये सभी भारतीय हैं जो ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं। इसके अलावा अगर एक झलक नोबेल पे दे दूं, क्योंकि भाई आज ग्रैमी की बारी तो कल नोबेल की भी बारी हो सकती है। आइए, नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। ये प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियन हुए जिन्होंने साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है। इसके अलावा भारत के तरफ से 1930 में सर CV रमन साहब को मिला था आपका रमन प्रभाव के लिए, फिजिक्स के अंदर, है ना, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिर 1969 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के सेक्टर में। किस लिए भाई, तो इन्होंने जो है DNA को संश्लेषित किए थे आपका प्रयोगशाला के अंदर, DNA को, ठीक है। वैसे DNA का खोज करेगा तो क्या बताओगे, वाटसन एवं क्रिक बताओगे, वाटसन एवं क्रिक बताओगे। और DNA कोशिका में कहां रहता है, आप लोगों के ऊपर कर्जा क्वेश्चन रहा, बताइएगा। एक जगह मैं बता देता हूं, DNA कोशिका के न्यूक्लियस में रहते हैं। दूसरी जगह आपको बताना है, ऑप्शन देता हूं, लाइसोसोम, मेट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी। ये 4 ऑप्शन है आपको, DNA कहां मिलेगा। इसके अलावा 1983 में चंद्रशेखर
चंद्रशेखर साहब को मिला, 2014 में कैलाश सत्यार्थी साहब को मिला, है ना। इसके अलावा 2019 में बनर्जी साहब को मिला, है ना। तो ये कुछ, इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स के अंदर प्रथम नोबेल जीतने वाला अमर्त्य सेन साहब है, ये भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि इको के अंदर पहली बार भारत के लिए इको मतलब जो नोबेल है किसने जीता, तो आपको बताना है जी अमर्त्य सेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एमपी में गोंड जनजाति दिवाली के बाद कौन सा नृत्य करता है, तो ये गोंचो नृत्य करता है, जो महिला के द्वारा की जाती है। एमपी में गोंड जनजाति की महिला आफ्टर दिवाली, है ना, वर्षा के उद्देश्य से ये नृत्य करती है। अगर ऐसे ही नृत्य आपको बिहार में कहे कि बिहार में वर्षा के उद्देश्य से वहां की महिला के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, चूंकि मैं बिहार से हूं और इस चीज को देखा हूं, तो बिहार में जो है वर्षा के उद्देश्य से महिला जो है जट जटिन, है ना, जट जटिन नृत्य करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा, है ना, गोंड जनजाति के अन्य नृत्य कौन करते हैं, सैला, कर्मा, सुआ, ये सब नृत्य जो है आपके गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। आपका कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें सुआ, कर्मा, सैला, ये तीनों नृत्य चूंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आपको जो है गोंड जनजाति मिलेगा, और कोई दूसरा कारण नहीं, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी ये नृत्य आपको देखने को मिलेगा। राय नृत्य, रीना नृत्य, माच, है ना, ठाठिया नृत्य, है ना, ये सभी के सभी आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। इसके अलावा महाबोधि मंदिर कहां है, ये आपसे पूछा गया है। महाबोधि मंदिर आपका बिहार के अंदर है। अब बोधि से समझ रहे हैं ना कि महाबोधि, बोधि मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो महाबोधि मंदिर बिहार के अंदर है। धमेक स्तूप ये बनारस के अंदर है, बनारस बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में है, उत्तर प्रदेश बनारस में। केसरिया स्तूप ये भी आपका बिहार में है, और इसे सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। आपने रूमटेक स्तूप का नाम सुना होगा, आपने, है ना, आपने जो लहासा, इनका नाम सुना होगा, तो ये सब भी ध्यान रखना है। बिहार में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके नाम से मौर्य सम्राट अशोक का नाम जोड़ा जाता है। इसके अलावा स्तूप क्या होता है, ये तो आपको पता है ना कि स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है बौद्ध धर्म में। तो चैत्य क्या होता है, ये धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र है बौद्ध धर्मावलंबियों का, यानी ये पूजा पाठ वाली स्थल होती है चैत्य मंडप, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्तूप होती है, इसमें बुद्ध के महत्वपूर्ण कुछ अवशेष होते हैं जिसे संरक्षित कर रखे जाते हैं, ठीक है भाई। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में, अच्छा ये 2 बार हो गया, अच्छा नहीं, मंदिर के बारे में बता रहा हूं। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में है। माउंट आबू जैन मंदिर राजस्थान में है, माउंट आबू। दिलवारा का जैन मंदिर, इसका नाम है दिलवारा, है ना भाई। इसके अलावा पारसनाथ की चोटी, है ना, यहाँ पे समेद शिखर है, ये कहाँ पे है, ये आपका झारखंड के अंदर है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल झारखंड में है। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है, चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर है। मोहम्मद जो आपका लूटे थे 1025 में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, मोहम्मद गजनी। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल मैच कहां पे हुआ है। फाइनल मैच से क्या लगा रखा है, टिकट नहीं मिला होगा एग्जामिनर को देखने के लिए, है ना, तभी इतना ध्यान रख रहा है। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मैच कहां हुआ था, तो ये ग्वालियर के कप्तान ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में हुआ था। यहाँ पे कॉमा डालेंगे, ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, ब्रुबोन स्टेडियम कहाँ है, डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है, बानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। तो आपको थोड़ा सा जो है कंसस तो होना पड़ेगा भाई। देखिए पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई है तो बड़ा मजेदार चीज, लेकिन जब मजा लेंगे तब, बोझ समझेंगे ना तो मजा नहीं आता है। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया है, टीम का नाम है। उप विजेता मध्य प्रदेश है। ये ईरानी ट्रॉफी हाल वाले के विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया, उप विजेता मध्य प्रदेश। ईरानी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी और अन्य के बीच में खेले जाते हैं, जो लगभग 5 दिनों तक ये खेल होती है ना। आप इसे जो है मतलब मिली जुली फॉर्मेट कह सकते हो। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2023 है ना, ये संतोष ट्रॉफी क्रिकेट का नहीं है भाई, कल ही बताया था। तो ये संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच सऊदी अरब में हुआ है, इसलिए मैं रख लिया हूं कि भाई आपको न लगे कि संतोष ट्रॉफी है तो झारखंड में हुआ होगा। ये आपका जो है रियाद में हुआ है, सऊदी अरब के रियाद में किंग
फतह है ना इंटरनेशनल स्टेडियम में, है ना, फहाद किंग फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम। इसके अलावा कर्नाटक विजेता रहे मेघालय को हरा के, किसके, संतोष ट्रॉफी के। रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी अगर आपने रणजी में खेल लिया तो इंटरनेशनल मैच में आपकी जो है रास्ते साफ हो जाते हैं। जैसे भी कई सारे खिलाड़ी देखिए, ये जो क्या कौन है भाई, तिलक वर्मा जो है अभी सिलेक्ट हुए हैं, है ना, जैसा कि आप भी सुने ही होंगे, है ना। तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है, सौराष्ट्र पश्चिम बंगाल को हरा के। ये फाइनल मैच कहां पे हुआ था, ईडन गार्डन में जो है ये फाइनल मैच हुआ था आपका रणजी ट्रॉफी 22-23 वाला, है ना। इसके अलावा जो विजय, अच्छा पिछला रणजी ट्रॉफी अगर कोई कहेगा कि 21-22 वाले के विजेता तो एमपी था, महाराष्ट्र को हरा के, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता सौराष्ट्र हैं, लेकिन हराया किसको है, तो हराया है आपका जी, है ना, महाराज फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक सेकेंड, ये किसके बीच हुआ था, एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 विजेता सौराष्ट्र, यहाँ पर भी जो है महाराष्ट्र ही आ रहे हैं जी, है ना, महाराष्ट्र फाइनल मैच में महाराष्ट्र ही आ रहे हैं, और ये फाइनल मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का लर्न एंड अर्न योजना, मतलब कमाओ और सीखो योजना के तहत क्या शामिल नहीं है ना। ऑप्शन में जो है कुछ सामान का नाम दिया गया था कि ये दिया जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा मोटे में बता दूं। इस पहल का उद्देश्य सबसे पहले है युवाओं को प्रशिक्षित प्रदान करना, प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण के दौरान ही युवा को स्टेपन दिया जाता है, भत्ता 8,000 से 10,000 भत्ता मिलेगी। तो अगर पैसा की बात होगा कि भाई आर्थिक मदद मिलेगी तो एकदम सही है, आर्थिक मदद दिया जाएगा, है ना। शैक्षणिक मदद मिलेगी तो ये भी सही है क्योंकि प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी, ये दोनों योजना आपके मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल साहब हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब, माफ कीजिएगा। तो ये है आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, पैराथायराइड हार्मोन के कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे आपको देखिए पढ़ के थोड़ा सा देखिए, लंबा लाइन है ना, हाइपर पैरेथिलीमिडियम, इस प्रकार से नाम जो है आपको बीमारी हो जाता है, हाइपर पैरेथ्राइडिज्म, इस प्रकार से, ठीक है भाई। अब एक सिलेबी में तो नहीं बोल पाऊंगा ना, है ना। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन की कमी से और अधिकता से दोनों में बीमारी होता है। वो कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, तो आपने सुना होगा अति सर्वत्र वर्जयेत, इस प्रकार से संस्कृत का एक श्लोक का एक पार्ट है कि कोई भी चीज अति जो है ना हमेशा वर्जित है, अति नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज में। तो या तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छाई है वो भी अगर अति हो गया ना तो वो भी दिक्कत हो गया। मान लीजिए श्वेत ब्लड सेल जो है, जो सफेद रक्त कण है, ये शरीर में बीमारी से लड़ने का काम करते हैं, यानी पहरेदारी करते रहते हैं। कोई भी बीमारी आया तो पहले झपक लेता है, उसके बस का है तो वहीं पे खत्म कर देता है, बस का नहीं रहा तब आप ग्रसित होते हो, तब आप दवाई वगैरह लेते हो, और जो इंटरनली प्रोसेस हमारा लड़ता रहता है व्हाइट ब्लड सेल, इसी कारण बुखार आता है, ठीक है। तो भाई ये भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए ना तो भाई आदमी को ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। तो कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से पैराथायराइड हार्मोन जो है कम हो गया तो ये वाला बीमारी होगा, ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा कि यही ऑप्शन में था या फिर विकार का लक्षण दिया गया था। अगर आपको विकार का लक्षण दिया गया होगा तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे में रहता है, ठीक है। और ये जो है आपके हड्डी में जो कैल्शियम होता है, या फिर कहिए कि शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है ना, इसको बैलेंस करने का काम करता है। जैसे आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, तो ये क्या काम करता है भाई, तो ये शुगर को बैलेंस करता है हमारे शरीर के अंदर। उसी प्रकार से कैल्शियम को बैलेंस करने का काम जो है ये पैराथायराइड हार्मोन का है, ठीक है। अब टू ग्रंथि जो है ये आपका जो थायराइड से निकलता है ना, तो ये जो है हमारे मतलब आयोडीन की कमी वगैरह हो जाता है तो अब टू जो है आपका प्रभावित होता है, इससे घेंघा रोग होता है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, घेंघा नहीं हाँ घेंघा ही होता है क्योंकि घोंघा तो जीव है, तो घेंघा रोग होता है ना। ग्लैंड भी कहते हैं इसे, गलगंड भी कहते हैं या फिर घेंघा कहते हैं, ठीक है। ग्वाटर भी कहते हैं इसे, है ना। तो ये हो जाती है आपके अब टू के विफलता के कारण, विफलता मतलब खराबी, ग्लीच आ जाना। इसके अलावा अगर पैराथायराइड ग्रंथि में ग्लीच आ गया है तो आपको जो ऊपर दो बीमारी देखे बड़का लाइन वाला वो होगा, है ना। और पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है शरीर में, तो कैल्शियम को बैलेंस करता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को बैलेंस करता है ना। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा
अच्छा, अब टू ग्रंथि आया ना, तो अब टू ग्रंथि के बारे में और क्या कुछ खास है? तो है ना साहब, खास की कोई कमी नहीं है। अब टू ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी क्या होती है, बहिःस्रावी क्या होती है, और ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा खाली तो यकृत हो जाता है, लीवर हो जाता है साहब, है ना, लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी आपका अब टू, और सबसे बड़ी जो आपका मिश्रित ग्रंथि है ना, ये आपका अग्नाशय है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो अग्नाशय बताना। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, है ना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करते हैं। ठीक है भाई, अग्नाशय भाई पंक्रियाज। इसके अलावा हॉर्स पावर शब्द किसने दिया था? आपने देखा होगा कितने हॉर्स की पावर पे चलते हैं भाई आपके जनरेटर, है ना, कितने हॉर्स पावर जनरेट करता है ना। तो ये जो हॉर्स पावर है ये कौन दिए थे नाम? तो ये जेम्स वाट दिए थे। जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किए थे। आपने चाय की केतली पर जो है ढक्कन फुदफुदाता हुआ देखा होगा बचपन वाली किताब में। यहीं से दिमाग इतने फास्ट लगाए कि भाई भाप इंजन का आविष्कार कर डाले, है ना। तो ये जेम्स वाट के सम्मान में ही जो है जो शक्ति की मात्रक होती है वाट, जिसे हम W से इंडिकेट करते हैं, तो ये भी जेम्स वाट के सम्मान में ही लिखा गया है। देखिए W एक धातु को भी इंडिकेट करते हैं जिसका नाम है टंगस्टन, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये मात्रक है और ये धातु का है। ठीक है, तो भाई शक्ति की जो मात्रक है जेम्स वाट, उन्हीं के नाम पे आपका हॉर्स पावर भी दिया गया है जो 746 वाट के बराबर होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का जन्म कहां से आया? तो यहीं से आया, इसी वाट से आया। ठीक है, तो अगर वाट की जानकारी होता तो आंसर हो सकती थी। इसके अलावा जेम्स वाट भाप इंजन के बनाए थे। इसके अलावा एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। ये आज से नहीं, बचपन से पढ़ते आए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में इंडिया को कितना गोल्ड मिला? तो 6 को गोल्ड मिला। पढ़ाए हैं ये पढ़ाए थे हम भैया CHSL वाली मतलब प्रैक्टिस सेट के दौरान ये वाला पढ़ाए थे। और मैंने ये बताया था कि ये जो जूनियर वाला है ये इंडिया मतलब 2023 में ये आपका हुआ था कोरिया में, और इंडिया में भी इस प्रकार की प्रतियोगिता हुआ है जो मैंने वहां पे बताया था। भारत को इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक मिले जूनियर वाले में, 6 गो स्वर्ण, 6 गो रजत, 6 गो स्वर्ण, 6 गो रजत, 5 गो कांस्य। यह प्रतियोगिता कोरिया के गैंगवान में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, ट्राइसेम कब लागू हुआ था? भाई ट्राइसेम, डुआकारा, ये सब बता चुके हैं ना। ट्राइसेम, डुआकारा, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज, है ना। इसके अलावा नरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। अब कितने दिन बताऊं भाई, GD में पूरी लिस्ट तैयार करके दे दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो ट्राइसेम योजना 1980, ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी जो नरेगा की बात कर रहे हैं, नरेगा का, तो ये 2006 में, ये 2005 के अधिनियम के तहत बना था। बाद में इसमें M शब्द यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा शब्द जोड़ के इसे महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना अधिनियम बनाया गया, मतलब योजना बनाया गया। ठीक है, मनरेगा बनाया गया ग्रामीण। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आती है? 1993 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। अंत्योदय योजना 2000 में। अन्नपूर्णा योजना ये भी 2000 में आया था। ठीक है भाई, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का गायक है? ऑप्शन में बप्पी लहरी था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बप्पी लहरी। बड़े बड़े चैन पहनना, बड़ा चश्मा पहनना आपने देखा होगा। इसके अलावा पंचम दा का ओरिजिनल नाम क्या है? ये भी आपसे पूछा जाता है, तो राहुल बर्मन, RD बर्मन का नाम सुने हैं ना, बहुत सारे कैसेट के पीछे आप देखे होंगे, है ना, RD बर्मन। तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले, पंचम दा कहते हैं इसे, तो ये बात भी ध्यान रखिए। मिथुन दा भी कहते हैं भाई, मिथुन दा, है ना भाई। इसके अलावा मिथुन तो खुद ही हीरो है भाई, इसे सभी जानते हैं। सरकार किसके ऊपर जवाबदेही होता है? तो हम कहेंगे जनता के ऊपर। अगर जनता ऑप्शन में है तो राइट आंसर यही होगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज भी एग्जैक्ट यही है कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो जनता के प्रति। ठीक है भाई, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं भाई, हमारा यहाँ राजतांत्रिक नहीं लोकतांत्रिक चलता है, हम प्रजातांत्रिक देश में जीते हैं भाई, है ना। तो हमारे प्रति ही सरकार की उत्तरदायी है। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कोई जो धन विधेयक है इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता देना है कि भारत सरकार अधिनियम, इसमें बहुत सारे चीज से हम इंट्रोड्यूस किए हुए थे, और हमारा जो आजकल संविधान है ये अधिकांश चीजों को यहीं से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हालांकि हम कई सारे देश से भी तथ्यों को लिए हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा तथ्य जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है आपका अधिनियम से ग्रहण करा गया है। इस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध
शासन लागू किया गया। ठीक है भाई, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति की बंटवारा है ना, जैसे आपने वित्त आयोग सब क्या होती है, फंडिंग तो बांटने की है भाई इस संस्था की, भाई राज्यों को भी देना है ना। इस प्रकार से आप जानते हैं बहुत सारे चीजें, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध स्थापित करता है। तो ये जो राज्य और शक्ति के बीच में शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, ये आपका इंट्रोड्यूस कब हुए थे हम हुए थे आप 1935 में। ठीक है भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था, है ना, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, या फिर 1919 भारत सरकार अधिनियम कहिए। तो इसके तहत राज्यों में द्वैध शासन लाया गया था, जो 1935 में शामिल मतलब खत्म किया गया था। 1909 में मॉडल मिंटो सुधार होता है, इसमें आपका सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मतलब हिंदू अलग चुनाव करेंगे और मुस्लिम जो है अलग चुनाव करेंगे। भारत सरकार अधिनियम का मतलब भारत के संविधान के अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ये बात मैंने अभी जिक्र कर लिया है। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कितने किए थे, तो कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ये आपका जगदीशपुर के जमींदार थे, है ना, और ये बिहार से नेतृत्व किए थे आपका 1857 के गदर में। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बख्त खां और बहादुर शाह जफर, एकमात्र मुगल शासक जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सामने आके लड़ाई, ये है आपका बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल शासक था जिन्हें पकड़ के अंग्रेजों ने बर्मा के रंगून ले गए, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1857 में, है ना, ले गए थे पकड़ के। इसके अलावा इलाहाबाद से लियाकत अली, अब तो भाई प्रयागराज से, है ना, लियाकत अली। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसी से भड़का था दंगा। लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय के गवर्नर थे, जो आगे चलकर, है ना, खुश होकर अंग्रेजों ने इसे बायसराय का पोस्ट दे दिया कि तुम जो है आज से बायसराय रहेगा, जा कैनिंग जा, आज से तुम बायसराय रहेगा। इसके अलावा यह जो आंदोलन है ये 10 मई को भड़का था, कहां से, मेरठ से। इसके अलावा इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में जो मुगल वंश चलता आ रहा था 1526 से, है ना, कई सारे मुगल वंश की जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी हो रही थी, ये वाली सिस्टम खत्म हो गई, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह जो है इसे कैद करके रंगून ले जाया गया। इसके बाद दूसरी बात सबसे बड़ा कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके तहत हम लोग शासित होते थे, जहां लगान लेना है चलो भाई, जहां नहीं लेना है छोड़ो भाई, जिसको सताना है सताओ भाई। तो ये वाली जो सिस्टम है ना, कि अब हमारा जो मामला है, हमारी जो मतलब शासन व्यवस्था है, अब इसके हाथ से हटके ये इंग्लैंड चला गया। अब ये इंग्लैंड के राजा और महाराजा जो भी राजा रानी रहेंगे, इनके द्वारा हम शासित होने लगे। ऐसा क्यों हुआ था मैंने बता दिया था, क्योंकि भाई इंग्लैंड वाले ने सोचा कि इसकी इतनी मजाल कि यहां तक आंदोलन कर दे तो हम कितने दिन और रह पाएंगे भाई, इसीलिए जो शासन व्यवस्था है ना अब यहां से कंट्रोल करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कभी भी हवा में ये उड़ा देगा, एक दो बार और ऐसे धुक्कर चला तो इतने मतलब काफी सफल हो गए थे हम इस आंदोलन में, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। इनके अलावा जादू गोरनी का नृत्य किसे कहा जाता है, भाई जादू गोरनी का नृत्य जो है मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। आपने भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखा होगा ना, जो भस्मासुर को जला देता है ना, कि मतलब वो इतना अट्रैक्टिव रहती है ना, इसीलिए इसे इस नृत्य का नाम ही इसमें पड़ा है, जिसमें मोहिनी जो है भगवान विष्णु के रूप को दर्शाया गया है भाई। तो इसे में जो है इसे ही कहा जाता है जादू गोरनी का नृत्य, जादू गोरनी का दिव्य नृत्य या मन मोहने वाला नृत्य कहा जाता है मोहिनी अट्टम को। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में था कि नहीं। मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है, इसमें खाली महिलाएं ही भाग लेती है, इंपॉर्टेंट है। और सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे कठिन जो आपका इसमें जो आपका स्टेप है ये मोहिनी अट्टम में ही है ना। विष्णु की कीर्ति की जाती है, ये बात आप भी जानते हैं। भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम कहा जाता था, ये बात नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में भी और राज्य में भी। आज क्या हो गया एग्जामिनर को, इससे पहले लिटरेसी रेट पूछा था केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्य में भी, तो वहां पे लक्षद्वीप और केरल आंसर था। इस बार पूछा है कि सबसे कम जो है आपका क्या सेक्स रेशियो, तो बता दिया था ना भाई, तो देखे होंगे तो मार दिए होंगे। तो ये पडिचेरी में सबसे ज्यादा आपका सेक्स रेशियो है केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे कम कहेगा ना केंद्र शासित प्रदेश में तो दमन में होगा। तो इसका एक आंसर तो दमन हुआ और दूसरा आंसर हरियाणा हुआ। तो यहाँ पे लिखा है हरियाणा और दमन, हरियाणा और दमन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करें तो भारत में ओवरऑल लिंगानुपात कितने हैं, 943 है ना। जनसंख्या घनत्व तो 382 है। और जो मतलब शहरी लिंगानुपात है ना ये 929 है और ग्रामीण 949 है। तो कल हो के अगर आपसे ये पूछ ले कि शहरी बताओ ग्रामीण बताओ तो भी चूक नहीं होना है। ओवरऑल 943, सिटी में 929 और ग्रामीण में 949। अब देखिए जो आपका सबसे कम न्यूनतम जो आपका लिंगानुपात है सबसे कम
हरियाणा में है। दूसरा सबसे कम आपका जम्मू कश्मीर, हालांकि अब ये तो स्लॉट से ही हट गए, अब ये चला गया आपका कहाँ पे, यूटी में चला गया है। तो दूसरा अभी सिक्किम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से बहुत कम जो है आपका क्या है मतलब सेक्स रेशियो है। एक प्रश्न आपसे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है पूछा गया, तो ये कोई बताने की बात है 1976 में। इस पे तो मैं सारा गोटी, जड़ी बूटी, पैरासीटामोल, इसके अलावा डोलो, इसके अलावा जो भी होते हैं बिकोसोल वगैरह, रिवाइटल सब दे दिए हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा जिनको एग्जाम देना है। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे जो पेड है उनको तो मिलेगा ही, टेलीग्राम पे भी मिलेगा। थोड़ी देर जो है सबर कीजिए, पीडीएफ लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा जो भी गलती हो जाती कहीं उसे करेक्ट करके देंगे भाई, नहीं तो आप लोग गलत पढ़ लोगे, है ना। तो ये सब सोचना पड़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।